गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम बात करेंगे कॉग्निजेंस चैप्टर 14। कल हमने चैप्टर 15 किया था विच डील्स विद कंप्लेंट, सेक्शन 200 टू 203। उसके रिगार्डिंग कोई डाउट? क्योंकि मैंने नोट्स दिए थे, आपने अगर रीड किए हैं उसके रिगार्डिंग कोई डाउट, कुछ ऐसे इश्यू जो आपको लगता है कि नहीं मैम ये पॉइंट कंट्रोवर्सी है, उसको डिस्कस करना चाहिए, या आपका कोई क्वेश्चन हो उसके रिगार्डिंग? क्लियर है? फिर आज हम स्टार्ट करते हैं कॉग्निजेंस सेक्शन 190 टू 199। कंडीशन रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग। इनिशिएट करने से पहले केस है, जरूरी है हम उसका कॉग्निजेंस लें, which is covered under section 190. So then read करो एक बार section. Section 190. Cognizance of offence by magistrate. Subsection 1. Subject to the provisions of this chapter, any magistrate of the first class and any magistrate of the second, specially empowered in this behalf under subsection 2, may take cognizance of any offence. A. Upon receiving a complaint of facts which constitute such offence. B. Upon a police report of such facts. C. Upon information received from any person other than a police officer or upon his own knowledge that such offence has been committed. हाँ जी, जो section 190 है, it talks about cognizance by magistrate. The term cognizance is not defined in CRPC or IPC or other criminal law, but time and again court try to give meaning to this term. We have already discussed the term cognizance while discussing section 200. हाँ जी, एक बार उसको brief करो. When we can say the court has taken cognizance, or what is the meaning of the word cognizance? मैं कॉग्निजेंस को अगर पूजा कुमारी के साथ ही मैं रिलेट करता हूँ, कॉग्निजेंस तब लिया जाता है कि 190 की एबीसी फुलफिल हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो है। उसके अलावा कॉग्निजेंस हम ऐसे कहते हैं, कॉग्निजेंस इज द एक्ट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, इट इज अगेंस्ट ऑफेंस नॉट अगेंस्ट ऑफेंडर। और उसमें ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि कॉग्निजेंस में जो ऑल ओवर करप्शन का कॉग्निजेंस इज दैट व्हेन अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अप्लाइज माइंड रिगार्डिंग द ऑफेंस, then it can be said that the cognizance has been taken. But it is not explained कि judicial mind कब apply हो रहा है, because some cases में investigation हो रही है, search हो रही है, but judicial mind apply नहीं हुआ अब तक। Investigation की stage पे तो बच्चे हो ही नहीं सकते। नहीं, वो लिखा हुआ तो मैं just बता रहा हूँ, केस ऐसा रेफर हुए हैं। Okay, वो जजमेंट के देखना पड़ेगा क्या facts and circumstances। इतना लिखा हुआ तो तो मेन है कि judicial mind when applied then it can be taken. Okay, cognizance means awareness about the offence or applying judicial mind upon the case. Judicial mind का क्या मतलब है यहाँ पे? It means magistrate is considering that the offence has been committed. एक वो देखेगा कि offence हुआ है. Second, he decides to proceed in for that case. अगर वो डिटरमिन करेगा कि ऑफेंस हुआ है, और अगर हुआ है वो डिसाइड करता है कि इस पे आगे प्रोसीड करना चाहिए, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो हम कहते हैं द मैजिस्ट्रेट हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। इसको इन लेंथ डिस्कस किया हुआ है पूजा कुमारी केस में 2019 एचपी हाई कोर्ट। वहां पे पुरानी सारी जजमेंट्स को इन लेंथ डिस्कस करते हुए कोर्ट ने सम अप किया है कि when we can say the cognizance of an offence has been taken. Mainly, the cognizance has been taken or not, there is no formula to determine. किसी से भी हम ये नहीं कह सकते कि cognizance ले लिया है या नहीं लिया, या किस स्टेज पे हम कहेंगे मैजिस्ट्रेट ने cognizance ली, ये हमें डिटरमिन करना पड़ेगा कि cognizance है या नहीं है, facts and circumstances को देख। Because कुछ केसेस हुए हैं
जहां पे कोर्ट ने इनिशियल स्टेज पे कोर्ट कहा है कि मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है, कुछ केसेस में वो स्टेज निकलने के बाद भी कोर्ट कह रही है द मैजिस्ट्रेट हैज नॉट टेकन कॉग्निजेंस. It means there is no straitjacket formula on the basis of which we can say which is the stage at which magistrate has taken cognizance. ये हमें ये केस पे वेरी करता है, केस टू केस वेरी करता है, जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से डिटरमिन करना पड़ेगा. बट डिटरमिन करने के लिए याद रखना हमें दो ही फैक्टर्स देखने हैं. द मैजिस्ट्रेट चेक वेदर द प्राइमा फेसाई केस ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ. अगर हुआ है तो वो उस पर आगे प्रोसीड करता है तो हम उसे कहेंगे कॉग्निजेंस. क्लियर है? कॉग्निजेंस का कोई ऑर्डर पास नहीं किया जाता जनरली, बट इन सम केसेस कोर्ट पास कि हम इस ऑफेंस पे कॉग्निजेंस दें. क्लियर है? बट जनरली देयर इज नो रूल दैट कोर्ट इज बाउंड टू पास अ ऑर्डर ऑफ कॉग्निजेंस. तो हमें इट मींस ना ऑर्डर पास हुआ है ना कोई स्टेज डिटरमिन है, ये हमें किसके बेसिस पे देखना पड़ेगा? फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस. सेकेंडली, cognizance is always taken of an offense. हमारे पास नंबर ऑफ जजमेंट्स जो आपको आज नोट्स में मिलेंगे, जहां पे कोर्ट ने टाइम एंड अगेन ये कहा है कि ऑफेंस का हमेशा कॉग्निजेंस लिया जाता है, ऑफेंडर का नहीं. व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? गवर्नमेंट उसमें ये कह सकती है ऑफेंडर को प्रूव नहीं होगा कि वो गिल्टी है नहीं है, और ऑफेंस के रिगार्डिंग तो नहीं है. ओके, हाँ जी. ऑफेंस का हम, क्योंकि हम ऑफेंस को देखना चाह रहे हैं कि ऑफेंस कमिट हुआ है और किसने कमिट किया है. ऑफेंडर का जरूरी नहीं है जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट या एफआईआर लॉन्च हुई है उसी ने ऑफेंस किया है. वो तो हम लेटर स्टेज पे, इवन ट्रायल स्टेज पे भी हम ऑफेंडर्स को ऐड करते हैं, और जिसको कई बार ऐड किया तो एंड में एक्विटेड हो जाता है. तो हम ये वेरी करता है, इसलिए कभी भी हम ये नहीं कहते कि कॉग्निजेंस जो है ऑफेंडर का है, ये हमेशा ऑफेंस का लिया जाता है. कि ऑफेंस हुआ है उसके आगे प्रोसीड करना है, किसने किया है नहीं किया वो लेटर स्टेज पे डिटरमिन करते हैं. क्लियर है? इसलिए हमेशा ऑफेंस जो है किस पे लिया जाता है? ऑफेंस एंड नॉट ऑफेंडर. प्लीज नोट करते रहना इसको. नेक्स्ट, जो कॉग्निजेंस है वो एक ही बार लिया जाता है. कभी भी कॉग्निजेंस पार्ट मैनर में नहीं लिया जाता कि थोड़ा सा अभी ले लिया, थोड़ा लेटेस्ट स्टेज पे ले लिया. या फिर हम करेंगे कि मैजिस्ट्रेट जो है, अगर केस ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है तो ट्रायल ऑफ सेशन को, कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट करता है केस, जो विल डिस्कस इट लेटर. फॉरवर्ड करना जिसे कहते हैं, कोर्ट के पास भेजना फॉर ट्रायल. उस केस में कॉग्निजेंस कोर्ट ऑफ सेशन लेगी या मैजिस्ट्रेट, ये क्वेश्चन अराइज होता है. तो दोनों में से एक ही लेगा. ये नहीं हो सकता कि मैजिस्ट्रेट भी ले रहा है और कोर्ट ऑफ सेशन भी ले रही है, या पार्टली कोर्ट ऑफ सेशन ले रही है और पार्टली मैजिस्ट्रेट ले रहा है. ये बेसिक रूल है. जो कॉग्निजेंस है वो हमेशा क्या होता है? एक ही बार लिया जाता है, ना पार्ट्स में लिया जाता है और ना ही अलग अलग लिया जाता है, वो एक ही बार होता है. क्लियर है? कॉग्निजेंस किस पे लिया जा सकता है ये बात करते हैं सेक्शन 190 सबसेक्शन 1. हाँ जी, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो ये ऑफेंस के लिया जाता है, यहाँ पे कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस. सेक्शन 190 से ये चीज क्लियर होती है. हाँ जी, सेक्शन 190 में अंडरलाइन करो, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर any magistrate of first class or second class can take cognizance. Subject to the provision of this chapter, इसका क्या मतलब है? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जब सब्जेक्ट टू है तो क्या मतलब होता है? इट मींस जो ये रूल है ये कंप्लीट नहीं, एब्सोल्यूट रूल नहीं है. इसकी जो एक्सेप्शंस हैं वो इस चैप्टर के अंदर जो दी हुई हैं उसके साथ रीड विद करेंगे. इट मींस दिस इज नॉट द एब्सोल्यूट रूल. इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो चैप्टर के अंदर कवर होंगे. क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं कि वैसे जनरल रूल क्या है. नॉट एन एब्सोल्यूट रूल बट जनरल रूल दैट मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कॉग्निजेंस लेता है आइदर ऑन कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट और इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अपॉन हिज ओन इंफॉर्मेशन. हाँ जी, बेसिक है. मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कॉग्निजेंस लेते हैं, बट अगर मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को भी एम्पावर किया गया है अंडर सबसेक्शन 2 बाय सीजीएम, इन दैट केस JMI
2C भी क्या कर सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है। क्लियर है? कॉग्निजेंस लिया जा सकता है कंप्लेंट। हाँ जी, कंप्लेंट को हम कहाँ कवर करते हैं? 2D सेक्शन 2D read with chapter 15 which is covered under section 200 to 203, उसकी प्रोविजन हम करके आए। क्लियर है? तो या तो कॉग्निजेंस लिया जा सकता है कंप्लेंट पे, सेक्शन 2D read with section 200 to 203। क्लियर है? कंप्लेंट के बेसिस पे कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। सेकेंड इज पुलिस रिपोर्ट। हाँ जी, मौलिक पुलिस रिपोर्ट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? 2R read with section 173 सबसेक्शन 2, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट जो है वो सबमिट होती है अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 2, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है वो सबसेक्शन 2 में कवर है। लेकिन जो पुलिस रिपोर्ट है ये डिफाइंड सेक्शन 2R में है, इसको ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। क्लियर है? थर्ड या तो पुलिस रिपोर्ट पे या कंप्लेंट पे। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको अभी तक हमने नहीं किया, दैट इज इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर और अपॉन हिज ओन नॉलेज। हाँ जी, यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन, पुलिस को इंक्लूड नहीं किया, एनी पर्सन है। इसको हम क्लॉज सी में क्यों कवर कर रहे हैं, क्लॉज ए में क्यों नहीं कवर कर रहे? क्योंकि वो पर्सन ना कंप्लेंट दर्ज कराने नहीं आया, उसने बस ऐसे इंफॉर्मेशन दिया उसके। What is the difference between then information given by person and complaint given by person? How we will differentiate कि complaint की है या information दी है? How will you determine? कि उसकी जब कंप्लेंट के दौरान जो इंटेंशन थी वो थी कि मजिस्ट्रेट के पास फॉर द रेमेडी जाना, और इंफॉर्मेशन के केस में ही इज जस्ट इन्फॉर्मिंग एंड उसकी इंटेंशन रेमेडी की नहीं है, वो बस उसको इन्फॉर्मेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, मैं वही कहता हूं, कंप्लेंट में जैसे कहते हैं कि टू टेक एक्शन, उसमें जस्ट सेक्शन 2D में लिखा है अ पर्सन गोज टू द मैजिस्ट्रेट एंड डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस so that a magistrate can take action. Magistrate can take action. Complaint में ये ingredient हम complaint को पहले भी रेफर कर चुके हैं। Complaint होती है आपको information दे रहे हैं with regard to commission of an offense, but third ingredient बहुत important है, हम चाहते हैं कि उस पे क्या किया जाए, act किया जाए, act किया जाए। अगर ऐसा है तो हम उस information को क्या कहते हैं, complaint। But अगर थर्ड इंग्रेडिएंट मिसिंग है, दैट इज वी डोंट वांट द पार्टी, जिसको भी हम बता रहे हैं, जो भी पर्सन इन अथॉरिटी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लेंट हमेशा इज गिवन टू अ पर्सन इन अथॉरिटी जो एक्ट कर सकता है। और हमारा जो पर्पस है इंफॉर्मेशन देने का वो क्या है कि वो जो पर्सन इन अथॉरिटी है वो उस पे एक्ट करे, उस पे एक्शन ले, तभी वो कंप्लेंट मानी जाती है, अदरवाइज वो कंप्लेंट नहीं मानी जाती। यहाँ पे क्लॉज सी में जो लिखा हुआ है upon information received from any person, यहाँ पे पर्सन सिर्फ आपको बता रहा है, इसलिए नहीं बता रहा कि आप मैजिस्ट्रेट है, वो आपको एज अ फ्रेंड भी बता सकता है। आपने आपके घर पे कोई सर्वेंट है, वो काम कर रहा है, तो वो आपको इंफॉर्मेशन बता रहा है, कुछ डिस्कशन के टाइम बता रहा है। बट अगर वो आपको सिर्फ वैसे ही बता रहा है कि ऐसा कुछ ऑफेंस हुआ था और उसकी इंटेंशन ये बिल्कुल नहीं है कि आप उस पर एक्शन ले, इन दैट केस वहां पे उसे कंप्लेंट ना मान के क्या समझेंगे, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन। फॉर एग्जांपल, मैजिस्ट्रेट के घर पे सर्वेंट है, वो काम करते हुए कह रहे हैं, पता है बाबूजी कल क्या हुआ, कल रात हमारे वहां पर लड़ाई हुई, और लड़ाई में जो मेरा दोस्त था वो बहुत रॉडी है, उसने क्या उसको मारा, ऐसा मुक्का मारा कि उसकी तो जान ही चली गई वहां पे। वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, अपने फ्रेंड को प्रेज करते हुए वो सिर्फ उससे डिस्कशन कर रहे हैं। वो नहीं चाहता कि मैजिस्ट्रेट उस पर क्या करे, एक्ट करे, उसकी बिल्कुल भी इंटेंशन है, वो सिर्फ अपनी बात शेयर कर रहा है वहां पे। बट अगर वो ऑफेंस मैजिस्ट्रेट की ज्यूरिडिक्शन में, मैजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस, ही कैन एक्ट ऑन दैट इंफॉर्मेशन, वो उस पर कॉग्निजेंस ले सकते।
क्लियर है? या फिर अपॉन हिज ऑन नॉलेज, या उसने खुद ही कोई ऑफेंस होते देखे हैं, या कोई आर्टिकल पढ़ लेते हैं जिसके बेसिस पे आप कॉग्निजेंस ले सकते हैं। एक केस हुआ जहाँ पे हम इसको लेटर ऑन भी स्टडी करेंगे 196 के अंदर। अरुण जेटली ने एक आर्टिकल लिखा विद रिगार्ड टू एमजेड, जो ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसमें उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसे आई थिंक फेसबुक पे भी पब्लिश किया और कहीं पे वो पब्लिश प्रिंट मीडिया में भी पब्लिश हुआ। उस पर मैजिस्ट्रेट ने खुद ही सुमोटो एक्शन ले लिया कि ये जो आर्टिकल है इट इज सेडिशियस इन नेचर, उसने खुद ही एक्शन ले लिया है। वहां पे किसी ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, कुछ नहीं है, उसने वो आर्टिकल पढ़ा और उसको क्या लगा कि ये सेडिशियस इन नेचर है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, तो उन्होंने अपॉन हिज ओन नॉलेज उस पर क्या किया है, कॉग्निजेंस ले ली। क्लियर है? या फिर मैजिस्ट्रेट के सामने किसी ने किसी को मारपीट कर दिया, कुछ ऑफेंस होता देखा है, उसकी अपनी इंफॉर्मेशन पे ही वो कॉग्निजेंस ले सकते। इज दैट क्लियर? हाँ जी क्लियर है? हाँ जी। मैम जैसे आपने फर्स्ट एग्जांपल दी थी, उसके सर्वेंट से सुना तो वो कॉग्निजेंस लेके इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकते हैं कंप्लेंट करना, वो उसकी चॉइस है। उसकी चॉइस, उसके बाद डिसमिस भी करना पड़ेगा पूरा प्रोटोकॉल अकॉर्डिंग जो काम किया। क्या चीज? जैसे कोई रिटर्न में कॉग्निजेंस नहीं लिया चाहे इन्वेस्टिगेशन ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन। हां ठीक, उसके बाद डिसमिस भी करना पड़ेगा अगर पता चलता है कुछ ऐसा नहीं हुआ। अगर उसको लगता है कि ऑफेंस नहीं बनता, कंप्लेंट या देखो वो ऐसा खुद से तो नहीं डील करेगा, वो या तो विटनेसेस को जो वहां पे आसपास है उनको बुलाएगा, या अपनी इंफॉर्मेशन टैग करेगा, या वो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलेगा। इन एवरी केस वो ऑफिशियली उस चीज पे एक्ट करेगा। अगर ऐसा है तो उसे एंड में अपना मेंशन करना पड़ेगा व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट कंप्लेंट और इन्वेस्टिगेशन है। हाँ जी, यहाँ पे अगर मैजिस्ट्रेट ने अपनी इंफॉर्मेशन पे या अपनी नॉलेज के बेस पे कॉग्निजेंस लिए, क्या वो ट्रायल भी कर सकते हैं उस केस का? कर सकते हैं? क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं अराइज हो जाएगा? क्या जज इंटरेस्टेड हो सकता है केस में, या कोई ऐसा पर्सन जो केस में इंटरेस्टेड है क्या वो जज बन सकता है? जो इंटरेस्टेड है उस केस में, जिसका इंटरेस्ट है वो नहीं बन उसका सकता। नाम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई हो जाएगा। कोई ऐसा पर्सन जिसका इंटरेस्ट है केस में, हम ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में करके आते हैं, पेक्यूनियरी इंटरेस्ट हो सकता है, पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है। अगर उसका कुछ इंटरेस्ट है उस केस में, देन ही कैन बी अ जज ऑफ दैट केस। यहाँ पे जब आप अपनी इंफॉर्मेशन पे केस प्रोसीड कर रहे हैं, आपका क्या इंटरेस्ट होगा? क्या कोई इंटरेस्ट होगा मैजिस्ट्रेट का या नहीं? क्वेश्चन रिपीट करें। मैजिस्ट्रेट ने कोई ऑफेंस होते देखा है, या उसको कोई इंफॉर्मेशन पता चली है कि ऐसा कोई आस पड़ोस में ऑफेंस हुआ था, वो उसके बेसिस पे कॉग्निजेंस लिया उसने। क्वेश्चन है कि वो उसका ट्रायल कर सकते हैं या नहीं। मैम वो इंटरेस्टेड हो, मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि वो इसमें अभी एक इंटरेस्टेड पार्टी है, उसने ही गेट्स इन्वॉल्व इन दैट केस, उसके इंटरेस्ट हो चुके हैं, वो इन्वॉल्व है इस केस में। ये नहीं है पर्सनल इंटरेस्ट है, वो कर अपनी इंक्वायरी जो है वो अपने ऑफिशियल उस पे पोजीशन पे कर रहा है, बट बिकॉज केस मैंने लॉन्च किया और मैं ही जज हूँ, यहाँ पे चाहे मैं पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट जस्टिस सिर्फ होना जरूरी नहीं है, वो दिखना भी जरूरी है कि जस्टिस इम्पार्ट हुआ है। उस केस में लेटेस्ट स्टेट पे क्यों कह सकते हैं, खुद ही एफआईआर लॉन्च करवाते हैं या खुद ही केस को प्रोसीड करते हैं और खुद ही जजमेंट दे दी। यहाँ पे जज को कि जस्टिस दिखना भी जरूरी है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जज खुद इंटरेस्टेड है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए क्लॉज सी के साथ हम रेड विद करते हैं सेक्शन 191 ऑफ सीआरपीसी। सोनल रीड करो इसको। Yes, ma'am. Section 191. Transfer on application of the accused
when a magistrate takes cognizance of an offence under clause C of subsection 1 of section, the accused shall, before any evidence is taken, be informed that he is entitled to have the case inquired into or tried by another magistrate, and if the accused or any of the accused, if there be more than one, objects to further proceedings before the magistrate taking cognizance, the case shall be transferred to such other magistrate as may be specified by the chief judicial magistrate in this behalf. अगर मैजिस्ट्रेट ने इंफॉर्मेशन रिसीव्ड या फ्रॉम हिज ओन नॉलेज कॉग्निजेंस लिया है, कॉग्निजेंस के बाद वह एक्यूज को ऑप्शन देगा या अपॉर्चुनिटी देगा कि अगर वो चाहता है तो वो केस ट्रांसफर करवा सकता है टू एनी अदर मैजिस्ट्रेट। यहाँ पे एक्यूज की चॉइस नहीं है कि जिस मर्जी के पास वो अपना केस लगवा ले, सिर्फ उसको ये ऑप्शन दिया जाता है कि केस का ट्रायल अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो मैं ही कर लेती हूँ ट्रायल, बिकॉज सो मोट इंफॉर्मेशन पे मैंने एक्ट किया है, कॉग्निजेंस लिया है। अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है then I can I can put this case on trial and I can try that case. But अगर तुम्हें इस पे ऑब्जेक्शन है then हम ये केस ट्रांसफर कर देते हैं टू दी अदर मैजिस्ट्रेट। क्लियर है? यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन दिया जा रहा है टू द एक्यूज, क्योंकि हमें जस्टिस से इम्पार्ट नहीं करना, उसे लगना भी चाहिए कि जस्टिस इम्पार्ट हुआ है। अगर एक्यूज वो ऑप्शन असेस कर लेता है, वो कहता है कि यस केस को ट्रांसफर कर दिया जाए टू द अदर मैजिस्ट्रेट, बिकॉज उसे लगता है कि मैजिस्ट्रेट जो है वो इंटरेस्टेड हो सकता है केस में और वो विदाउट एनी बायस केस ट्राई कर सकता है, उस केस में मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? एक्यूज को नहीं कहेगा कि आप जिस मर्जी मैजिस्ट्रेट के पास केस ले जाओ, वो सीजीएम के पास पूरा रिकॉर्ड भेज देगा, देन सीजीएम किसी और मैजिस्ट्रेट के पास केस को क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। मैम अगर एक्यूज से ऑब्जेक्शन इनवाइट ना किया जाए तो वो मिसट्रायल हो जाएगा बाद में, वो बाद में विशेष कर सकते हैं उस चीज को। यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि एक्यूज को ये ऑप्शन देना कि आप ट्रायल, मतलब आप चाहो तो मैजिस्ट्रेट ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन मैजिस्ट्रेट टू द अदर, वरना विशेष हो जाएगा। बिकॉज बेसिक जो ये बहुत मैंडेटरी कंडीशन है, आप अगर मैजिस्ट्रेट ऐसा नहीं करता क्या इफेक्ट होगा? इम्पार्शियल जस्टिस जो बेसिक प्रिंसिपल है वही विशेष हो जाएगा। हमारा जो जस्टिस इम्पार्ट करने का बेसिक प्रिंसिपल वही विशेष हो जाएगा, नेचुरल जस्टिस वाला। जज जूरी वहां पे हाँ जी जज जूरी और एग्जीक्यूशनर सेम होगा। यस, पर्सनल इंटरेस्ट अगर है या तो हम इंटरेस्ट की बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, पेक्यूनियरी इंटरेस्ट हो या किसी भी तरह से अगर जज इंटरेस्टेड है देन ही कांट ट्राई दैट केस। क्लियर है? यहाँ पे चाहे हम ये कह रहे हैं कि मैजिस्ट्रेट तो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में कर रहा है या नहीं है ये मैटर नहीं करता, लेकिन ये अपीयर हो रहा है दैट द जज इज इंटरेस्टेड, इन दैट केस उसको ये अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, अदरवाइज द प्रोसीडिंग विल बी चीप। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। फिर हम बात करते हैं सेक्शन सबसेक्शन 2 रीड करो। सेक्शन 191 क्लियर है? सेक्शन 190 सबसेक्शन 2 रीड करो। सोनल रीड करो। Judicial magistrate may empower any magistrate of the to take cognizance under subsection 1 of such offences as are within his competence to inquire in trial to रीड किया आपने या वॉल्यूम हो गई? रीड हो। हाँ जी, पहले उससे पहले सेक्शन 191 के साथ रेड विद करो सेक्शन 461। 461 रीड करो आखिर इसका हेड। जो आपका क्वेश्चन था कि विशिएट होंगी कि नहीं, इसका आंसर आपको मिलेगा सेक्शन 461। Irregularities with vital proceedings. If any magistrate not being empowered by law in his behalf does any of the following things, namely attach and sell property under section 18. नहीं,
एंडिंग करते हैं के के take cognizance of an offence under clause 3 of subsection 1 of section 90 this proceeding shall be void void हो जाएगी, विशेष हो जाएगी। क्लियर है? एम्पावर करने के लिए हमें उसे 191 के साथ रिड्यूस करना। क्लियर है? हाँ जी। फिर सबसेक्शन 2 ऑल्दो हम कवर कर चुके हैं सेक्शन 190 का सबसेक्शन 2 ये कहते हैं कि सीजीएम वैसे तो जेएमआईसी कॉग्निजेंस लेता है बट सीजीएम क्या कर सकता है, एम्पावर कर सकते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को भी टू टेक कॉग्निजेंस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 190। क्लियर है? अब हम करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज सेक्शन 193। हाँ जी, सेक्शन 190 में हम करके आए हैं। स्टार्टिंग में पढ़े सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड ऑफ दिस चैप्टर मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कैन टेक कॉग्निजेंस। यहाँ पे हमने क्या किया, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कि अब बाकी प्रोविजन में देखेंगे बेसिक रूल है कि मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कैन टेक कॉग्निजेंस। हाँ जी, उसकी वो एक्सेप्शन है सेक्शन 193 जहां पे हम कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा कॉग्निजेंस की बात करते हैं। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है? रीड करो सेक्शन 193। सोना रीड करो। Section 193. Cognizance of offences by courts of session, except as otherwise provided by this code or by any other law for the time being in force, no court of session shall take cognizance of any offence as a court of original jurisdiction unless the case has been committed to it by a magistrate under this code. हाँ जी, सेक्शन 193 कहते हैं कि एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस कोड और बाय अंडर स्पेशल लॉ, अगर कुछ प्रोवाइड किया ठीक है, वरना कोर्ट ऑफ सेशन जो है विदाउट कमिटल केस का कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। हाँ जी, ये सब अंडरस्टैंड करने से पहले हमने सेक्शन 193 मिस कर दिया, राइट? बताना चाहिए, मिस हो गया। सेक्शन 193 बाद में करते हैं, सेक्शन 192 रीड करो। सोनल सेक्शन 192 रीड करो। To magistrates. Magistrate may, after taking, make over the मौली आप रीड करो। case for inquiry. सोनल आप रहने दो, आपकी वॉइस जो आवाज है वो कट रही है। मौली आप रीड करो। Making over the cases to magistrates. Subsection 1. Any chief judicial magistrate may, after taking cognizance of an offence, make over the case for inquiry or trial to any competent magistrate subordinate to him. Subsection 2. Any magistrate of the first class empowered in this behalf by CJM may, after taking cognizance of an offence, make over the case for inquiry or trial to such other competent magistrate as CJM may by general or special order specify, and thereupon such magistrate may hold the inquiry or trial. हाँ जी, सेक्शन 192 टॉक्स अबाउट मेकिंग ओवर। हाँ जी, ये मेकिंग ओवर क्या है? हाँ जी, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे आपको टाइम एंड अगेन कोड में मिलेंगे। फर्स्ट इज मेकिंग ओवर, committal, transfer, withdrawal। हाँ जी, मेकिंग ओवर आपको मिलता है सेक्शन 192, 194, 411। कमिटल जो है आपको वर्ड मिलेगा सेक्शन 193, सेक्शन 209 एंड सेक्शन 323। ट्रांसफर की प्रोविजन है सेक्शन 401 ऑनवर्ड्स। विड्रॉल की भी सेम चैप्टर में है, मॉली चेक करना 406, 407 के नियर अबाउट।
विड्रॉल ट्रांसफर केसेस मैंने यहाँ पे ट्रांसफर 409 409 410 एंड 11 नहीं, उसमें भी विड्रॉल मेकिंग ऑफ और विड्रॉल 409 4010 एंड सेक्शन 411। हाँ जी, मेकिंग ओवर, कमिटल, ट्रांसफर एंड विड्रॉल, ये 4 वर्ड्स है। इनका क्या इंपोर्ट है, क्या मीनिंग है इसका? हाँ जी, पहले सेक्शंस नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। मेकिंग ओवर की बात जो है सेक्शन 192 में मिलेगी, 194 में मिल जाएगी एंड सेक्शन 411 में मिलेगी। कमिटल की बात सेक्शन 193 में, 209 एंड सेक्शन 323 में। ट्रांसफर की प्रोविजन है सेक्शन 4012 408 408 हाँ जी 408 एंड विड्रॉल की प्रोविजन आपको मिलेगी सेक्शन 409 410 एंड 411। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इनके मीनिंग। पहली बात, मेकिंग ओवर। मेकिंग ओवर होता है सुपीरियर कोर्ट से लोअर कोर्ट में केस आना। एरो क्या रहेगा मेकिंग ओवर में? डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स। हाँ जी, हायर कोर्ट सीजीएमई जेएमआईसी जेएमआईसी तो जेएमआईसी जेएमसी को केस मेकओवर कर रहा है, नीचे वाले कोर्ट में भेज रहा है, किसके लिए? ट्रायल के लिए, कि वो एम्पावर्ड, जो लोअर कोर्ट है वो एम्पावर्ड है उस केस को डील करने के लिए। हायर कोर्ट के पास, क्योंकि वो लोअर कोर्ट की जुरिडिक्शन है, उसलिए वो क्या करता है, मेक ओवर कर देते हैं कि आप केस से डील। क्लियर है? जब केस ऊपर वाली कोर्ट से नीचे वाली कोर्ट में आता है उसे क्या कहते हैं? मेक ओवर। सेकेंड इज कमिटल। Committal is lower court to upper court, but यहाँ पे जो अपर कोर्ट है वो हमेशा क्या है? कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन है सिर्फ। अगर केस मैजिस्ट्रेट से कोर्ट ऑफ सेशन में जाता है तभी हम वर्ड क्या यूज करते हैं? कमिटल। अदरवाइज हम वर्ड कमिटल यूज नहीं करते। अगर इन केस रेफरेंस टू प्रोविजन है, लेकिन अगर किसी रीजन की वजह से हायर कोर्ट में केस भेजना है तो वहां पे क्या वर्ड यूज होगा? यहाँ पे तो हमेशा केस कहाँ पे जाएगा? टू द कोर्ट ऑफ सेशन। अगर किसी और कोर्ट में केस फॉरवर्ड करना है तो वहां पे हम क्या कहते हैं? सबमिट। सबमिट, सबमिट वर्ड यूज करते हैं हम वहां पे। जब लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में केस भेज रहे हैं, बट वो हायर कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है, अगर कोर्ट ऑफ सेशन को ट्रायल के लिए केस भेज रहे हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं कमिटल। अगर अदरवाइज कोर्ट ऑफ सेशन के पास किसी और चीज के लिए केस फॉरवर्ड किया जा रहा है या किसी भी हायर कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास अगर केस भेजा जा रहा है, वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं सबमिट। सबमिट। कमिटल वर्ड याद रखना, ये सिर्फ किसके लिए यूज होता है? कोर्ट ऑफ सेशन के लिए। हाँ जी, क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट इज ट्रांसफर।
transfer, it is always via the higher court. Order कौन पास करता है? Higher court between two courts जो सेम उसकी होती है लेवल। इस कोर्ट से केस कहाँ चला जाएगा? इस कोर्ट में, इस कोर्ट से यहाँ से आ जाएगा। दोनों कोर्ट कॉम्पिटेंस हैं, दोनों में से एक से लेके के दूसरे के पास भेज देते हैं, उसे कहते हैं ट्रांसफर। बट जो ट्रांसफर ऑर्डर है वो हमेशा कौन पास करता है? हायर कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट पास करती है। अगर हाई कोर्ट्स में केस ट्रांसफर करना है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से लेके एचपी हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना है, एचपी हाई कोर्ट से केरला हाई कोर्ट में केस ट्रांसफर करना है, तो कौन करेंगे? सुप्रीम कोर्ट। अगर एक सेशन कोर्ट से दूसरी सेशन कोर्ट में करना है तो कौन करेगी? हाई कोर्ट। वन जेएमआईसी से सेकंड जेएमआईसी पे करना तो सीजीएम या सीजीएम कर सकते हैं। सीजीएम्स में केस ट्रांसफर करना तो सेशन कर सकती है। मींस ऑर्डर हमेशा कौन पास करेगी? सुपीरियर कोर्ट। सुपीरियर कोर्ट पास करेगी, लेकिन जो ट्रांसफर होती है वो सेम कोर्ट में होती है, मतलब सेम लेवल की कोर्ट्स में होती है। क्लियर है? इज दैट क्लियर? कोई डाउट इसके रिगार्डिंग? नेक्स्ट इज विड्रॉल। विड्रॉल क्या होता है? केस मैंने मेकओवर किया था कि आप ट्रायल कर लो, या तो वो कोर्ट एम्पावर्ड थी या मैं ओवरबर्डन थी सुपीरियर कोर्ट, तो उसने कह दिया कि आप ये केसेस, तो ये सेट ऑफ केसेस आप ट्रायल करो, मेकओवर किया। लेकिन लेटर स्टेज पे कोर्ट को लगा नहीं ये केस तो मुझे ही ट्राई करना चाहिए, मुझे ही इंक्वायर करना चाहिए, वो क्या करती है? केस को विड्रॉ कर लेती है। इट मींस यहाँ पे एरो कैसे बनेगा? अपवर्ड। लोअर कोर्ट से केस खींच के हायर कोर्ट अपने पास ले लेती है, उसे कहते हैं विड्रॉल। क्लियर है? ये वर्ड्स में कोई डाउट? हाँ जी, कोई डाउट? वैसे इन वर्ड्स के साथ ये वर्ड कनेक्टेड नहीं है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, बट कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करूंगी। दैट वर्ड इज रेफरेंस। रेफरेंस क्या होती है? व्हेन वी रेफर द मैटर टू द अदर कोर्ट, क्या होती है रेफरेंस? हाँ जी, हम रेफरेंस को इन डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, मैं ब्रीफली मेंशन कर देती हूँ। व्हेन देयर इज अ डाउट विद रिगार्ड टू एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, वो क्वेश्चन डिसाइडेड नहीं है लेकिन उस पे कंफ्यूजन है लोअर कोर्ट को, किसका क्या क्या एक्चुअल, व्हाट इज द एक्चुअल लॉ, उस पे क्लैरिटी नहीं है, और वो क्वेश्चन जो है वो जरूरी है डिसाइड करना केस के लिए। उस केस में लोअर कोर्ट क्या करती है? खुद केस डिसाइड नहीं करती, वो उस पर स्टे लगा देती है और रेफर कर देती है मैटर टू द हाई कोर्ट, कि हाई कोर्ट वो मैटर, वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो उसको डिसाइड करके रिवर्ट बैक करती है। और केस कौन डिसाइड करते हैं? लोअर कोर्ट ही डिसाइड करती है। लोअर कोर्ट सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पे रेफरेंस मांगती है, रेफर करती है मैटर टू दी हाई कोर्ट। क्लियर है? दैट इज रेफरेंस। इट इज सेपरेट फ्रॉम ऑल दिस बिकॉज वो हम डिफरेंटली डील करेंगे, उसकी स्पेसिफिक प्रोविजन अंडर सेक्शन 395 हम उसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। क्लियर है? बट कभी भी कंफ्यूज मत होना कि हम मैटर को रेफर कर देते हैं, सेशन में नहीं जाता, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे मैटर कहाँ जाता है? हाई। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट विद रिगार्ड टू दीज वर्ड्स? अब हम सेक्शन 192 करेंगे, फिर 193 करेंगे। 192 talks about making over and 194 also talks about making over, but section 193 talks about committal. फिर हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, अगर आपको अभी कोई डाउट है तो कमिटल बस याद रखना। मैम, हाँ जी मैम सबमिट वर्ड बताना एक बारी। सबमिट होता है when lower court sends the matter to the upper court for any reason, कि आपके द्वारा ट्रायल बनता है कि नहीं, वहां पे हम वर्ड सबमिट करते हैं, वहां पे वर्ड यूज होता है सबमिट, बट इसकी एक्सेप्शन है कमिटल। जब केस लोअर कोर्ट जो कि जेएमआईसी होता है,
वो केस भेज रहे हैं टू दी कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन को केस भेज रहे हैं ट्रायल के लिए, उस केस में हम वर्ड यूज करते हैं कमिटल, वहां पे वर्ड हम सबमिट यूज नहीं करते। ये स्पेसिफिक है जब कोर्ट ऑफ सेशन को केस भेज रहे हैं ट्रायल के लिए, तो वर्ड क्या होता है, कमिटल। क्लियर है, वहां पे हम वर्ड सबमिट नहीं यूज करते। अदरवाइज अगर लोअर कोर्ट से केस हायर कोर्ट में हम भेज रहे हैं किसी भी रीजन से, हम वहां पे वर्ड सबमिट। क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। हमारे लिए यहाँ पे वर्ड जो इम्पोर्टेंट है सबमिट इतना यूज नहीं होता। हमारे लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है मेकिंग ओवर को समझना, कमिटल को समझना, जो कि एक्चुअली जिसपे प्रोविजन जो हमें यूज होती है, जिसपे क्वेश्चन भी आ सकता है। क्लियर है, हाँ जी क्लियर है, कोई डाउट विद रिगार्ड टू मॉलिक सेक्शन 192 रीड करो। Making over the cases to the magistrate. Any chief judicial magistrate may, after taking cognizance of an offence, make over the case for inquiry or trial to any competent magistrate subordinate to him. Subsection 2. Any magistrate of first class empowered in this behalf by CJM may, after taking cognizance of an offence, make over the case for inquiry or trial to such other competent magistrate as the CJM may by general or special order specified, and thereupon such magistrate may hold the inquiry or trial. क्लियर है, सीजीएम मेकओवर कर सकता है केस टू दी जेएमआईसी आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस, एंड जेएमआईसी कैन आल्सो मेक ओवर द केस टू दी अदर जजेस प्रोवाइडेड, उसके पास अपनी कोई पावर नहीं है जेएमआईसी के पास। जेएमआईसी तभी करेगा अगर उसको किसने एम्पावर किया है, सीजीएम ने ऑर्डर पास किया है। कोई स्पेसिफिक केस या जनरली कि तुम ये केसेस हैंडल करो तो तुम अपना मेकओवर कर दो अपने केसेस, या फिर कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ केसेस हैं जो तुम मेकओवर कर सकते हो टू दी जेएमक्यूसी, उस केस में ही जेएमआईसी कर सकते हैं मेकओवर। अदरवाइज जेएमआईसी के पास अपनी कोई पावर नहीं है, उसके पास अगर सीजीएम का ऑर्डर है तभी वो करेगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर है, सिमिलर काइंड ऑफ पावर is given under section 194 it goes. Additional and assistant session judge to try cases made over to them. An additional session judge or assistant session judge can try such cases as the session judge of the division may, by general or special order, make over to him for trial, or as the High Court may, by special order, direct him to trial. हाँ जी क्लियर है, एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज किसकी रोल माने जाते हैं, सेशन जज के अंदर ही आता है, तो वहां पे सेशन जज उन्हें मेक ओवर कर सकते हैं या हाई कोर्ट डायरेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है, यहाँ पे भी मेकिंग ओवर की बात है। कुछ सेट ऑफ केसेस है जो सेशन कहेगा ये वाले केसेस तुम डील करोगे, वो मेक ओवर कर देगा। क्लियर है, या फिर हाई कोर्ट डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, जो मेकओवर होता है उसके बाद केस को क्या कैसे डायरेक्शन में क्या वो उसी मैजिस्ट्रेट फिर उसकी अपनी जुरिडिक्शन में आ जाता है, वो उसके पास एम्पावर्ड है, कॉम्पिटेंट है उस चीज से डील करने के लिए, फिर वो अपने हिसाब से उसको डील करेगा, अपने हिसाब से नहीं, एज पर द प्रोविजन। चाहे डिसमिस भी कर सकता है। यस यस, वो उसके पास है, वो उसके डोमेन में आ जाता है। उसके बाद डिसीजन जो है वो उसके अपने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस लॉ के हिसाब से लेगा। वो हायर कोर्ट उसको विद रिगार्ड टू डिसीजन नहीं कह सकते आप ऐसे डिसाइड करोगे ऐसे डिसाइड करोगे, वो कहते हैं बस आप इन केसेस से डील करोगे, डील वो वैसे करेंगे जैसे लॉ मतलब एज पर द लॉ, उस पे आप हायर कोर्ट का कोई डिसीजन माइनिंग नहीं। क्लियर है, हाँ जी क्लियर है, और कोई डाउट? अब हम बात करते हैं सेक्शन 193 which talks about cognizance of offenses by session. Where provision पहले हम करते हैं। Where provision कहती है कि सेशन कोर्ट, जनरल रूल है सेशन कोर्ट कॉग्निजेंस तभी लेगा जब क्या होगा, केस सबमिट होगा टू द कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन कभी भी डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता केस का, कभी भी डायरेक्ट नहीं लेगा, वो तब लेगा जब जेएमआईसी क्या करेगा, केस सबमिट करेगा टू द कोर्ट ऑफ सेशन। बट यहाँ पे लिखा हुआ है except as otherwise provided by this code or by any other law. Means जनरल रूल तो यही है कि वो खुद कॉग्निजेंस नहीं लेगा, आपका कमिटली कॉग्निजेंस ले सकते हैं, बट अगर अदरवाइज कहीं पे प्रोवाइडेड है तो उस केस में ले सकते। मींस इसके एक्सेप्शन हैं इस कोड में भी और स्पेशल लॉ में भी। हाँ जी, इस लॉ में मेरी सीआरपीसी में एक्सेप्शन दी हुई है सेक्शन 199। सेक्शन 199 ऑफ सीआरपीसी निकालो।
ये इसका सबसेक्शन 2 रीड करो। सबसेक्शन 2 Notwithstanding anything contained in this code, that any offence falling under chapter 21 of the Indian Penal Code is alleged to have been committed against a person who, at the time of such commission, is the President of India, the Vice President of India, the Governor of a state, the Administrator of a Union Territory, or Minister of the Union, or of a state, or of a Union Territory, or any other person, public servant, employed in connection with the affair of the Union or of a state in respect of his conduct in the discharge of his public functions, a court of session may take cognizance of such offence without the case being committed to it upon a complaint in writing made by the public prosecutor. हाँ जी क्लियर है। अगर डेफर्मेशन किसी एमपी का, वाइस प्रेसिडेंट का या प्रेसिडेंट का हुआ है, लिस्ट ऑफ पीपल दिया हुआ है, अगर इनकी डेफर्मेशन का केस है, उस केस में कॉग्निजेंस डायरेक्ट ले सकते हैं कोर्ट ऑफ सेशन, उसमें कमिटल की जरूरत नहीं है। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। विदाउट द केस बीइंग कमिटेड सिर्फ क्या होना चाहिए, इन राइटिंग कंप्लेंट होनी चाहिए बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्लियर है? ये एक्सेप्शन अंडर सीआरपीसी, ऐसी ही एक्सेप्शन होती है स्पेशल लॉ। क्लियर है? अगर कहीं पे एक्सेप्शन दी हुई है फिर तो ठीक है, जैसे 199 सबसेक्शन 2 में दी हुई है। अदरवाइज कोर्ट ऑफ सेशन हमेशा कॉग्निजेंस कैसे लेगा, आफ्टर कमिटल। कमिटल क्या है? कमिटल की प्रोविजन दी हुई है सेक्शन 209। सेक्शन 209 ऑफ सीआरपीसी कहते हैं कि मजिस्ट्रेट अगर केस ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, उस केस में कमिट करेगा टू द कोर्ट ऑफ सेशन। रीड करो मॉडल। Commitment of case to court of session when offence is tribal exclusively by it. When in a case instituted on a police report or otherwise, the accused appears or is brought before the magistrate, and it appears to the magistrate that the offence is tribal exclusively by the court of session, he shall, clause A, commit after complying with the provision of section 207 or section 208 as the case may be, the case to the court of session and subject to the provision of this code relating to bail, remand the accused to custody until such commitment has been made. Clause B, subject to the, इसको हम इंडिकेट करेंगे। देख लो इस पेज पे ये जानना जरूरी है कि जो कमिटल है वो सेक्शन 209 में होता है, और मैजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि केस ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है तो वो क्या कर देता है, केस सबमिट कर देता है टू द कोर्ट ऑफ सेशन। क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि पुलिस रिपोर्ट पे केस होता है या कंप्लेंट होता है, मेल या सुनवाई। यहाँ पे मैजिस्ट्रेट का क्या रोल है कमिटल स्टेज पे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या मैजिस्ट्रेट कोई रोल प्ले करता है या ही मियरली एक्ट्स एज पोस्टमैन। कि केस रिपोर्ट देखेगा, केस कोर्ट बाय ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, वो सीधा कमिट कर देगा, या वो पुलिस रिपोर्ट पे जो हमने किया 173 सबसेक्शन 2 में केस बनता है, नहीं बनता, पॉजिटिव रिपोर्ट भी आती है, नेगेटिव रिपोर्ट भी आती है। वहां पे फिर हमने कहा कि चार्जशीट में कॉलम 2 में हम ऐसे उन लोगों का नाम ऐड करते हैं 169 में जिनका नाम एफआईआर में तो था लेकिन लेटेस्ट स्टेज पे पता चलता है कि प्रोसीड नहीं करना, इनके खिलाफ कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं। वहां पे कॉग्निजेंस की स्टेज पे ये जब मजिस्ट्रेट के पास पुलिस रिपोर्ट आती है, जनरली मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, पुलिस रिपोर्ट को डिटरमिन करते हैं, देखते हैं कि चाहे क्लोजर रिपोर्ट है, केस बनता है, तो फिर भी वो क्या लिखते हैं, कॉग्निजेंस, या फिर पुलिस रिपोर्ट पॉजिटिव है लेकिन उसको लगता है केस नहीं बनता तो वो रिफ्यूज करते हैं। क्लियर है? और वो उसकी चॉइस होती है कि 169 में चाहे हमने ऑफेंडर्स के नाम कॉलम 2 में ऐड कर दिए, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं सफिशिएंट एविडेंस है, ये भी इम्प्लीकेट हो रहे हैं, उनके नेल बी इशू ऑफ प्रोसेस। अब क्वेश्चन है, ये तो उन केसेस में है जहां पे केस क्या है, ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट, बट क्वेश्चन ये राइज होता है उन केसेस में क्या होगा जब केस है कोर्ट ऑफ सेशन में जाना। क्या मैजिस्ट्रेट ये सारे ऑप्शन उस स्टेज पे एक्सरसाइज कर सकता है, या सिर्फ वो पुलिस रिपोर्ट में देखेगा क्या चार्जेस लगे हैं, ये तो कोर्ट ऑफ सेशन के हैं, सीधा कोर्ट ऑफ सेशन को केस भेज देगा, कमिट कर देगा। हाँ जी आंसर। मैंने ये लिखा है ना इसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स करेंगे भेज देंगे, तो फिर डॉक्यूमेंट्स को कभी भेजिएगा तो इशू ऑफ प्रोसेस। हाँ जी
यहाँ पे वो जो मजिस्ट्रेट है कमिटल के टाइम सेक्शन 204 में इशू ऑफ प्रोसेस कर देता है एंड देन कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट करता है। अब आंसर करो। He has taken cognizance. It appears कि अगर वो इशू ऑफ प्रोसेस भी मजिस्ट्रेट कर रहा है, in that case it is considered that the magistrate has taken cognizance. But please read section 193 again. Please read section 193 again. Akhil, read first. Cognizance of offence by court of session, except as otherwise expressly provided by this code or by any other law for a time being in force, no court of session shall take cognizance of any offence as the court of the original jurisdiction unless the case has been committed to it by a magistrate under this code. हाँ जी, सेक्शन 193 कहते हैं कि कोर्ट ऑफ सेशन तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगा जब तक कमिटल नहीं होगा. It means after committal a magistrate a court of session can take cognizance. क्या cognizance partly या double time लिया जा सकता है? No. We have already done under section 190 that cognizance can be taken only once. Then इसको कैसे डील करेंगे? यहाँ पे केसेस क्या आते हैं कि मैजिस्ट्रेट ने दो लोगों का नाम जो कॉलम 2 में था उनके अगेंस्ट इशू ऑफ प्रोसेस नहीं किया और केस कमिट कर दिया टू द कोर्ट ऑफ सेशन. वहां पे उस स्टेज पे क्या मैजिस्ट्रेट उन दो एक्यूज के अगेंस्ट भी इशू ऑफ प्रोसेस कर सकते हैं या नहीं? ये केसेस हैं ऑलमोस्ट सिमिलर फैक्ट्स पे, 2-3 लैंडमार्क केसेस ऑलमोस्ट सिमिलर फैक्ट्स. क्वेश्चन अराइज होता है कि कोर्ट ऑफ सेशन के पास क्या पावर है टू इशू अ प्रोसेस अगेंस्ट एक्यूज जिनके अगेंस्ट मैजिस्ट्रेट ने इशू ऑफ प्रोसेस नहीं किया और जिनका नाम कॉलम 2 में, क्या उनके अगेंस्ट इशू ऑफ प्रोसेस किया जा सकता है या नहीं? अगर हम कह रहे हैं कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन कर सकती है, इट मींस कोर्ट ऑफ सेशन क्या कर रही है? कॉग्निजेंस ले रही है. लेकिन अगर कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस ले रही है तो क्या हम कह रहे हैं कि मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इस स्टेज पे एक्यूज के अगेंस्ट जिनका नाम कॉलम 2 में था उनके अगेंस्ट कोर्ट ऑफ सेशन ने इशू ऑफ प्रोसेस किया आफ्टर कमिटल. एक्यूज ने एप्लीकेशन फाइल की अगेंस्ट दिस डिसीजन ऑफ द सेशन कोर्ट कि आपने हमारे अगेंस्ट इशू ऑफ प्रोसेस कैसे कर दिया, क्योंकि इशू ऑफ प्रोसेस मैजिस्ट्रेट ऑलरेडी कर चुका है और उसने हमारे अगेंस्ट नहीं किया. उसके बाद कोर्ट ऑफ सेशन की कोई पावर नहीं है क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन कांट टेक कॉग्निजेंस अगेन इफ वंस द मैजिस्ट्रेट हैज टेकन द कॉग्निजेंस. तो आप इस स्टेज पे तो हमारे अगेंस्ट कोर्ट इशू ऑफ प्रोसेस नहीं कर सकते. इसकी एक स्टेज भी हुई है जब हम ड्यूरिंग द ट्रायल अगर कोर्ट के पास एविडेंस आता है और उससे लगता है कि नहीं कोई और पर्सन भी इन्वॉल्व है केस में, तो वो एडिशनल एविडेंस एडिशनल एक्यूज को ऐड कर सकते हैं मींस नया एक्यूज भी बना सकते हैं. इसकी पावर जो है सेक्शन 319 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 319. बट उसमें क्या है कि इंक्वायरी या ट्रायल स्टेज पे कोई नया एविडेंस आना चाहिए, नॉट जो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे कलेक्ट हुआ है. ट्रायल स्टेज पे कोई नया एविडेंस आना चाहिए जिसके बेसिस पे कोर्ट ये डिसाइड कर रही है कि एक नया एक्यूज को इम्प्लीकेट किया जा रहा है. और अगर कोर्ट ऐसा करती है उस केस में उसका स्टार्टिंग से ट्रायल होगा उस एक्यूज का, वहीं से प्रोसीड नहीं होगा मिड से, उसका स्टार्टिंग से ट्रायल शुरू होगा और सारे एविडेंस दोबारा लेना पड़ेगा विद रिगार्ड टू दैट एक्यूज. तो अब एक्यूज कहता कोर्ट ऑफ सेशन में आके कि आप इस स्टेज पे तो हमारे अगेंस्ट इशू ऑफ प्रोसेस नहीं कर सकते बिकॉज ऑलरेडी मैजिस्ट्रेट कर चुका है. इट मींस ही हैज टेकन द कॉग्निजेंस. अगर कॉग्निजेंस एक बार मैजिस्ट्रेट ने ले लिया है तो कोर्ट ऑफ सेशन के पास कोई पावर नहीं है दोबारा कॉग्निजेंस. और अगर आप एक्चुअली में हमें ऐड करना चाहते हैं तो वो 193 के अंदर नहीं कर सकते. आप कहाँ करोगे? 319 की स्टेज पे करोगे. और 319 की स्टेज कब आती है? जब आप ट्रायल के दौरान एविडेंस कलेक्ट करोगे, नॉट एट द इनिशियल स्टेज. क्लियर है फ्रेंड्स? सिचुएशन क्लियर है? उस जगह क्वेश्चन डिसाइड करना जरूरी हो जाता है कि क्या कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस ले सकती है या नहीं.
अगर कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस ले सकती है, देन व्हाट इज द रोल ऑफ मैजिस्ट्रेट इन दैट केस? आप आंसर करें, फिर हम डिस्कस करेंगे। कॉलम 2 में दो एक्यूज के नाम। कॉलम 2 ऑफ चार्जशीट डील्स विद दोज पर्संस जिनको 169 की स्टेज पे पुलिस को लगा कि एफआईआर में नाम तो था लेकिन उन्होंने ऑफेंस नहीं किया, इनके रिगार्डिंग सफिशिएंट मटेरियल नहीं है, तो उनको रिलीज कर दिया। इनिशियल स्टेज पे रिलीज कर दिया, बट उनका नाम कॉलम 2 में जाता है। वहां पे कॉलम 2 में उनका नाम था, मैजिस्ट्रेट ने उनके अगेंस्ट इशू ऑफ प्रोसेस नहीं किया, लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन में कोर्ट ने इशू कर दिया। जब कोर्ट ऑफ सेशन के पास केस कमिट हुआ, कोर्ट ऑफ सेशन ने ट्रायल से पहले उनके अगेंस्ट इशू ऑफ प्रोसेस कर दिया ऑन द ग्राउंड कि हमें लगता है कि ऑफेंस बनता है इनके अगेंस्ट भी, ये भी इन्वॉल्व थे, उनके अगेंस्ट भी इशू ऑफ प्रोसेस कर दिया। अब जब उस स्टेज पे इशू ऑफ प्रोसेस किया, तो जो जिन दो लोगों के अगेंस्ट किया था इशू ऑफ प्रोसेस, उन्होंने कंटेंट किया कि आप इस स्टेज पे कैसे कर रहे हैं हमारे अगेंस्ट। इस स्टेज पे तो आप कर ही नहीं सकते, बिकॉज कोर्ट ऑफ सेशन कांट टेक कॉग्निजेंस, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मैजिस्ट्रेट ले चुका है अगर वो इशू ऑफ प्रोसेस कर चुका है। तो इस स्टेज पे आप कैसे कर सकते हैं हमारे अगेंस्ट? अगर आपको हमें इम्प्लीकेट करना ही है तो आपको वेट करनी पड़ेगी 319 की स्टेज पे। 319 क्या होता है? ड्यूरिंग ट्रायल आपने एविडेंस के बाद आपको लगा कि जो एक उसको हम ट्रायल कर रहे हैं उसके अलावा भी कोई और भी इन्वॉल्व है, मिड ऑफ ट्रायल आपको लगता है एविडेंस से, तो आप उसको भी इम्प्लीकेट कर देते हैं। उस केस में अगर हम नया एक्यूज ऐड करते हैं, उस केस में ट्रायल स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है विद रिगार्ड टू दैट एक्यूज। सारे एविडेंस दोबारा लेने पड़ते हैं उस एक्यूज के रिगार्डिंग। ये नहीं है कि हमने बीच में ऐड किया तो वहीं से केस उसके नीचे भी ट्रायल हो जाएगा स्टार्ट, नहीं, उसके रिगार्डिंग केस शुरू से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन राइज हुआ कि क्या कोर्ट ऑफ सेशन आफ्टर कमिटल इशू ऑफ प्रोसेस कर सकते? इट मींस क्या कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस ले सकता है? इफ द आंसर इज यस, देन व्हाट इज द रोल ऑफ द मैजिस्ट्रेट? क्या वो कॉग्निजेंस नहीं लेगा? ये क्वेश्चन एक्यूज कहता, यहाँ पे 193 में लिखा है, नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस as a court of original jurisdiction unless the case has been committed by the magistrate। वो कहता 193 कॉग्निजेंस पे एम्फेसिस नहीं कर रहा, वो सिर्फ कमिटल पे एम्फेसिस कर रहा है। वो सिर्फ कमिटल पे एम्फेसिस करने की कोशिश कर रहा है कि कोर्ट ट्रायल तभी कर सकती है जब केस कमिट होगा। वो कॉग्निजेंस की बात नहीं कर रहा, ऐसे एक्यूज कंटेंट कर। हाँ जी, आप अप्लाई हो माइंड, क्योंकि हर आंसर अगर मैं ही बताने लगी फिर आप अपना जुडिशियल माइंड कैसे अप्लाई करो? लेटेस्ट स्टेज पे तो जाके आपको जुडिशियल माइंड अप्लाई करें। हाँ जी, आपने से कोई आंसर करें? हाँ जी, 319 ट्रायल की स्टेज पे अप्लाई करें। तो अब कोर्ट ऑफ सेशन अगर उनका केस, जब हम आप कह रहे हैं कि उनका केस स्टार्टिंग से शुरू होता है, तो मतलब हम उसको एक नए से स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, तो फिर उस केस में तो ये मानेंगे कि मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस दिया ही नहीं, तो कोर्ट ऑफ सेशन ही कॉग्निजेंस ले ली। बात ये है कि कोर्ट ऑफ सेशन को स्टार्टिंग में ही लगता है कि ये दोनों लोग इन्वॉल्व है। क्या हम कोर्ट को पैरालाइज कर सकते हैं कि आप स्टार्टिंग में अगर आपको लग भी रहा है तो आप उनके अगेंस्ट इशू ऑफ प्रोसेस नहीं कर सकते? पहले तो आप वेट करो, ट्रायल के स्टेज पे एविडेंस लेने में कितना टाइम लग जाता है, 5-6 साल पहले उसकी वेट करो, फिर उसको ऐड करो और फिर 5-6 साल वेट करो क्योंकि उसका एविडेंस कंप्लीट होगा। आप क्या, हम इससे क्या होगा, कोर्ट पैरालाइज हो जाएगी। मुझे तो इनिशियल स्टेज में लग रहा है इन्वॉल्व है, पर बिकॉज लॉ में लिखा हुआ है कि 319 की स्टेज पे हो सकता है, तो क्या हम एक्यूज को कह देंगे ठीक है हम आपके अगेंस्ट अभी नहीं ले सकते कॉग्निजेंस, लेकिन 319 में लेंगे, वी विल टेक एक्शन अंडर सेक्शन 319 आफ्टर एविडेंस ट्रायल स्टेज पे। कितनी ये क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा ट्रायल। उससे कोर्ट ही कहती है कॉग्निजेंस केस के रिगार्डिंग लिया जा सकता है, पर्सन के रिगार्डिंग नहीं लिया जा सकता। तो इन दिस केस अगर एक बार कॉग्निजेंस ले लिया है मजिस्ट्रेट ने,
और फिर वो सेशन जज के पास जाता है तो वो कांटेक्ट ही तो रहेगा कॉग्निजेंस। तो मैजिस्ट्रेट ने इशू ऑफ प्रोसेस की ना, अगर सेशन इशू ऑफ प्रोसेस करना चाह रही है तो उसको भी पहले कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। दोबारा यस, दैट इज द क्वेश्चन कि कॉग्निजेंस क्या मैजिस्ट्रेट लेता भी है कोर्ट ऑफ सेशन के केसेस में, या सिर्फ सेशन ही ले सकते हैं, या सेशन की पावर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कमिटल पे फोकस करना चाह रहे हैं। कोर्ट ने कहा, इसका केस था किशन सिंह केस, उस केस में कोर्ट ने कहा कि 193 की स्टेज पे सेशन के पास पूरी पावर है टू इशू अ प्रोसेस अगेंस्ट द एक्यूज्ड, उसको 319 की वेट करने की जरूरत नहीं है। फिर केस आया रंजीत सिंह केस, उस केस में कोर्ट ने कहा कि 209 के बाद सीधा 319 की स्टेज ही है जहां पे एक्यूज को ऐड किया जा सकता है, इन बिटवीन हम किसी को ऐड नहीं कर सकते इन बिटवीन। और उस केस में एक और बात थी कि मैजिस्ट्रेट के पास भी कोई पावर नहीं है कि कॉलम 2 में जो लोग हैं उनके अगेंस्ट इशू ऑफ प्रोसेस कर, जो ऑलरेडी इम्प्लीकेट हुए हैं पुलिस रिपोर्ट में, उन्हीं के अगेंस्ट इशू ऑफ प्रोसेस करके वो 319 में कोर्ट ऑफ सेशन कर सकती है। कहते ये तो बड़ी अजीब सी पोजीशन हो गई कि 209 के बाद सिर्फ 319 में जाके हम एक्यूज ऐड कर रहे हैं, इन बिटवीन कोई पावर ही नहीं है, नाइदर विद द मैजिस्ट्रेट नॉर विद द कोर्ट ऑफ सेशन। ये तो बहुत अजीब सिचुएशन हो गई है, इससे तो जो ट्रायल है वो कितना लंबा खिंच जाएगा। इस इशू को डिसाइड करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे 2 जजमेंट्स थी कोर्ट के पास, किशन सिंह एंड रंजीत सिंह, and it is very important factor which is needs to be decided। इस पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठा 2014 में, उसने जजमेंट डिलीवर की इन धर्मपाल सिंह। उस केस में कहा कोर्ट ने कि जो कमिटल प्रोसीडिंग्स है, मींस कमिटमेंट की जो स्टेज है, उस पे मैजिस्ट्रेट का जो रोल है दैट इज अ पैसिव रोल। ही हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन। वो सिर्फ पोस्टमैन की तरह ये नहीं है, पोस्ट ऑफिस की तरह कि केस आया, रिपोर्ट आई है, उसको एज सच कोर्ट ऑफ सेशन को दे देगा। नो, ही हैज अ रोल टू प्ले। वहां पे वो देखेगा कि जो ऑफेंसेस हैं कि गलत सेक्शन तो नहीं लगा दिया पुलिस ने, वो चार्जेस जो से कहते हैं चार्जशीट में जो चार्जेस मेंशन किए हैं वो उनको भी देख सकते हैं। फिर कॉलम 2 के अंदर जो एक्यूज हैं, अगर उनको भी ऐड करने की जरूरत है या उनके अगेंस्ट सफिशिएंट मटेरियल है तो वो उनके लिए भी इशू कर सकते हैं। इट मींस at committal stage a magistrate has a very important role to play, but this role is passive, not active। इसका क्या लाइन का मतलब है that in case if the case is triable by court of session, magistrate role play तो करता है but that is passive role। It means he does not take a cognizance of the case because section 193 में तो कोई कहते हैं ambiguity है ही नहीं, ये कोई ambiguous provision है ही नहीं जिसमें, क्योंकि इसमें क्लियर कट लिखा है कि कोर्ट ऑफ सेशन कैन टेक cognizance as a original in original jurisdiction as court of original jurisdiction after committal। after committal court of session cognizance ले सकता है। इसीलिए कोर्ट ने दोनों प्रोविजंस को हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन देते हुए कहा कि मैजिस्ट्रेट का भी रोल है बट इट इज अ पैसिव रोल। बट मेन रोल किसका होगा, एक्टिव रोल किसका होगा, कोर्ट ऑफ सेशन का ही होगा, बिकॉज अंडर सेक्शन 193 कोर्ट ऑफ सेशन विल टेक कॉग्निजेंस। इससे क्या होगा, 193 की स्टेज पे ही क्या हो जाएगा, कोर्ट एक्यूज को ऑर्डर कर सकती है टू अपीयर। क्लियर है, इज इट क्लियर, कोई डाउट इसके लिए? मैजिस्ट्रेट का रोल सेम है, पुलिस रिपोर्ट आई है उसको डिटरमिन करे केस बनता है नहीं बनता, पॉजिटिव रिपोर्ट है तो प्रोसीड कर सकते हैं, या फिर नेगेटिव रिपोर्ट पे कह सकते हैं नहीं केस तो बनता है, इश्यू ऑफ प्रोसेस भी कर सकते हैं वो। क्लियर है, और इश्यू ऑफ प्रोसेस करके कमिट कर देगा केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन। वहां तक कोर्ट कहते हैं मैजिस्ट्रेट, हम ये नहीं कहेंगे मैजिस्ट्रेट हैज टेकन अ कॉग्निजेंस, because when the case is triable by court of session
इन दैट केस कॉग्निजेंस सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन ले सकती है अंडर सेक्शन 193, बिकॉज हमारे लॉ में डबल कॉग्निजेंस की ना तो प्रोविजन है और ना ही पार्टली कॉग्निजेंस की जरूरत प्रोविजन है कि पार्टली कॉग्निजेंस मैजिस्ट्रेट ने लेगी, पार्टली कोर्ट ऑफ सेशन ने, दोनों की प्रोविजन है। इसीलिए और सेक्शन 193 कहते अपने आप में बिल्कुल क्लियर है, वहां पे कोई एम्बिग्यूटी नहीं। तो कोर्ट कहती कि कॉग्निजेंस तो कोर्ट ऑफ सेशन ही लेगी, लेकिन जो रोल प्ले कर रहा है मैजिस्ट्रेट हम उसको भी डिनाई नहीं कर सकते, उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो उसको उन्होंने किस फॉर्म में लिखा है that the role played by the magistrate is a passive role. Passive role means he just helps the court of session. जो भी उसके फर्दर बिफोर कॉग्निजेंस से पहले जितनी भी प्रोसीडिंग वो मैजिस्ट्रेट देगी, तो उस केस में वो पैसिव रोल प्ले कर रहा है और उस रोल को हम ये नहीं कहेंगे दैट ही हैज टेकन द कॉग्निजेंस। क्लियर है? बिकॉज अगर वो ये रोल प्ले ना करे तो क्या होगा सिचुएशन? 319 तक का वेट करना पड़ेगा। 319 तक का वेट नहीं करना पड़ेगा, वो तो हमने कह दिया कोर्ट ऑफ सेशन जो है कॉग्निजेंस लेगी। फिर सिचुएशन क्या होगा? अगर हम कहें कि जो मैजिस्ट्रेट का हम रोल मेंशन कर रहे हैं, अगर हम ये जो रोल है इसको निकाल के हम सिर्फ ये कहेंगे कोर्ट ऑफ सेशन ही सिर्फ कॉग्निजेंस ले सकती है एंड मैजिस्ट्रेट हैज नो रोल टू प्ले in cases which is tried by court of session, उस केस में क्या होगा? हम एक कोर्ट ऑफ सेशन के पैकेज में होगा सारा केस सारी, एक तो सारी पावर जो डिटरमिन करने का वो कोर्ट ऑफ सेशन को देखना पड़ेगा, जो उसके पहले मैजिस्ट्रेट रोल प्ले करते हैं वो सारा काम कोर्ट ऑफ सेशन को देखना पड़ेगा। सेकेंडली क्या होगा? जो पुलिस रिपोर्ट है वो जर्सी आई है, उसमें जो भी फ्लॉ है, केस बनते नहीं बनते, ये सब डिटरमिन नहीं कर पाएंगे, वो सीधा कोर्ट ऑफ सेशन में डिटरमिन करना पड़ेगा। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए, बिकॉज वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट कोर्ट ऑफ सेशन इज अ सुपीरियर कोर्ट एंड इट इज बर्डन, तो हमने मैजिस्ट्रेट को ये कहा हुआ है कि आप कमिटल, क्योंकि कमिटल से पहले क्या है, हमने कंप्लेंट केस में भी किया, सारे विटनेसेस को एग्जामिन करे गए अंडर इंक्वायरी। पुलिस रिपोर्ट के केस में भी क्या है, इशू ऑफ प्रोसेस तक काम कौन देख रहा है? मैजिस्ट्रेट देख रहा है। अगर ये सब निकल जाएगा तो सेशन कोर्ट तो ओवरबर्डन हो जाएगी, तो इसीलिए हम मैजिस्ट्रेट का रोल डिनाई नहीं कर सकते, मैजिस्ट्रेट का रोल डिनाई नहीं कर सकते, और ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस नहीं दे सकते, बिकॉज अगर हमने ये डिनाई कर दिया इट हैज वेरी हार्श कॉन्सिक्वेंसेस कि पहले तो कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस नहीं लेगी, तो वो अगर किसी एक्यूज को बुलाना चाह रही है वो बुला ही नहीं सकती, उसको 319 की वेट करनी पड़ेगी, उसमें भी ट्रायल और लंबा हो जाएगा। क्लियर है? तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए धर्मपाल के केस में कोर्ट ने कहा कि यस, a court of session can take cognizance, but we can't deny the role played by the magistrate. Whatever the role magistrate played, it is a passive role, not active, means he has not taken cognizance. क्लियर है? हाँ जी क्लियर है, कोई डाउट इसके रिगार्डिंग? इसी केस की जजमेंट को, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, 5 जजेस बैठे थे, इसी की जजमेंट को 2016 में बलवीर सिंह के केस में अपहेल्ड किया, बलवीर सिंह के केस में अपहेल्ड किया है। मैं दोनों ही जजमेंट्स का आपका नाम लिखवा देती हूँ, हो सके तो इन जजमेंट्स को रीड करते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है। नाम लिखो, धर्मपाल एंड अदर्स, धर्मपाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 2013 सुप्रीम कोर्ट, 2013 सुप्रीम कोर्ट। The same view given in this case is upheld by apex court in the case of Balveer Singh and others, Balveer Singh and other versus state of Rajasthan, versus state of Rajasthan, 2016 Supreme Court. Sorry, Balveer Singh and another versus state of Rajasthan, 2016 Supreme Court. 2016 सुप्रीम कोर्ट। हाँ जी, धर्मपाल के केस में उन्होंने कुछ, मैंने
समराइज करके आपको एक्सप्लेन किया है। इसमें उन्होंने कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए थे, हम उन क्वेश्चन को अब आप आंसर करोगे बिकॉज मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट समझा। क्लियर? द फर्स्ट इशू फ्रेम्ड बाय द कोर्ट इन धर्मपाल केसेस, does the committing magistrate have any role to play after committing the case to the court of session on finding from the police report that the case was triable by court of session? इसमें वो पूछ रहे हैं कि क्या कमिटिंग मैजिस्ट्रेट जो कमिट कर रहा है केस, उसका कोई रोल है when the case is triable by court of session after receiving police report? अगर केस कोर्ट बाय ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है तो पुलिस रिपोर्ट रिसीव करने के बाद क्या मैजिस्ट्रेट का कोई रोल है या नहीं? हाँ जी, आंसर करो। उसको एग्री करना नहीं एग्री करना पुलिस रिपोर्ट पे वो भी देखेगा, इश्यू ऑफ प्रोसेस भी करेगा। तो यस, अ मैजिस्ट्रेट हैज अ रोल टू प्ले बट दैट रोल इज स्पेसिफिक। Second, if the magistrate disagrees with the police report and is convinced that the case had also been made out for trial against the persons who had been placed in column 2 of the report, does he have the jurisdiction to issue summons against them also in order to include their names along with the other accused to stand trial in connection with the case made out in the police report? क्या कॉलम 2 में जिनका नाम है उनके अंगेज भी इशू ऑफ प्रोसेस हो सकते हैं या नहीं? यस, बिकॉज ये इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है उसकी भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैविंग डिसाइडेड टू इशू समन्स अगेंस्ट द appellant means जिनका नाम कॉलम 2 में है, was the magistrate required to follow the procedure of a complaint case and to take evidence before committing them to the court of session to stand trial, or where he was justified in issuing summons against them without following such procedure? यहाँ पे वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि कॉलम 2 में जो लोगों का नाम है, अगर वो प्रोटेस्ट पिटीशन के कि आपने इंटरनेस क्यों नहीं इशू करा, प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल हुई मैजिस्ट्रेट के सामने, तो क्या मैजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट के बेस पे इशू कर सकते हैं प्रोसेस, या उसके प्रोटेस्ट पिटीशन को एज अ कंप्लेंट डील करके पहले फिर उनको ऐड कर सकते? हाँ जी, हाँ जी मैम, अगर प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल हुई है तो भी हम कह सकते हैं कि वो पुलिस रिपोर्ट पे मैजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे ही कॉग्निजेंस ले सकते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द मैजिस्ट्रेट कि वो जो एक्यूज कॉलम 2 में उनके लिए प्रोसीड करने के लिए उसे कंप्लेंट की तरह ट्रीट करे, ये जरूरी नहीं है। वो पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे इशू ऑफ प्रोसेस कर सकते हैं, ये पावर हमने मैजिस्ट्रेट को दी है। क्लियर है? नेक्स्ट, कैन द सेशन जज इशू समन्स अंडर सेक्शन 193 CRPC as a court of original jurisdiction? क्या 193 के अंडर कोर्ट ऑफ सेशन इशू कर सकती है प्रोसेस? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी रीड कर देती हूँ, दोनों इंटरकनेक्टेड है। Upon the case being committed to the court of session, could the session judge issue summons separately under section 193, or would he have to wait till the stage under section 390 was reached in order to take recourse? क्या 193 की स्टेज पे कोर्ट ऑफ सेशन इशू ऑफ समन्स कर सकती है, या उसको 319 की स्टेज पे वेट करनी पड़ेगी? यस, हम कहेंगे कि सेक्शन 193 जो प्रोविजन है, इट इज क्लियर, देयर इज नो एम्बिग्यूटी। प्रोविजन इटसेल्फ कह रही है कि कोर्ट ऑफ सेशन कैन टेक कॉग्निजेंस, वहां पे प्रोविजन में लिखा हुआ है कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। और धर्मपाल की जजमेंट को फिर हम रेफर करते हुए कहेंगे कि उस जजमेंट में कोर्ट ने इन लेंथ इस इशू को डिस्कस करते हुए कहा कि जो रोल ऑफ मैजिस्ट्रेट है इन ऑफेंसेस ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, दैट इज पैसिव रोल, वी कांट से कि द मैजिस्ट्रेट हैज टेकन कॉग्निजेंस व्हाइल इशूइंग द समन्स। क्लियर है? सो इट मींस
व्हेन 190 अंडर 193 कोर्ट ऑफ सेशन टेक्स कॉग्निजेंस, तो वो क्या कर सकती है, इशू भी कर सकती है, उसको 319 की स्टेज में वेट करने की जरूरत नहीं। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है? कोई डाउट इसके लिए? नेक्स्ट सेक्शन है, इसकी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। थैंक यू। 130 ओके क्लियर। सेक्शन 195 आज हम डील नहीं करेंगे, सेक्शन 195 को 197 के साथ करेंगे। क्लियर है? ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स, ऑफेंसेस बाय पब्लिक सर्वेंट्स, ये हम 195 और 197 एक साथ करेंगे। आज हम सेक्शन 196 करेंगे। क्लियर है? वो दोनों ही हम कल करेंगे, आज हम सिर्फ सेक्शन 196 करेंगे, बिकॉज वो बड़ा है, वो कंप्लीट नहीं होगा था। Section 196 talk about offenses against state. हम 196 कहते हैं जहां पे भी offenses against state है, वहां पे उनका ट्रायल करने के लिए कॉग्निजेंस पे यहाँ पे फोकस है। कोर्ट कॉग्निजेंस लेने से पहले उन केसेस में प्रीवियस सैंक्शन की जरूरत है। हम इसको इन लेंथ बाद में प्रोविजन को बाद में देख करते हैं, पहले इसका बेसिक कर लेते हैं। हाँ जी, सेक्शन 196 है ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रिगार्डिंग दोज ऑफेंसेस। उन ऑफेंसेस में ऑफेंस किसके अगेंस्ट हो रहा है? स्टेट के अगेंस्ट हो रहा है। प्रोविजन कहती है कि उन केसेस पे कॉग्निजेंस लेने से पहले हमें क्या चाहिए? प्रीवियस सैंक्शन चाहिए ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। वो अथॉरिटी क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इन केसेस में स्टेट की चाहिए, किसमें सेंटर की चाहिए या किसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट चाहिए। क्वेश्चन है सैंक्शन क्यों चाहिए? सैंक्शन क्या होती है? व्हाट इज सैंक्शन? परमिशन टू टेक कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस लेने से पहले हमें जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है उसकी क्या चाहिए? परमिशन चाहिए। क्यों चाहिए? फर्स्ट क्वेश्चन, क्यों चाहिए? स्टेट एक पार्टी है, मतलब स्टेट की परमिशन इसलिए चाहिए कि वो करना भी चाहते हैं केस, उनको लगता भी है yes, the offenses are against state which includes sedition, waging war, गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। वहां पे सिर्फ केस फाइल होने पे हम ट्रायल नहीं कर सकते, हमें वहां पे गवर्नमेंट का व्यू जानना जरूरी है कि क्या वो इफेक्ट हो भी रहा है उनका इंटरेस्ट, क्या एक्चुअली इट वाज टारगेटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट और नॉट, क्या गवर्नमेंट इन केसेस में ट्रायल करना भी चाह रही है कि नहीं। मेयरली बिकॉज केस फाइल हो गया है हम किसी के अगेंस्ट ट्रायल नहीं कर सकते, बिकॉज ये बहुत सीरियस केसेस है, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट इज वेरी सीरियस इन नेचर। तो हम किसी के कंप्लेंट फाइल करने पे, ये केस फाइल करने पे ट्रायल नहीं करेंगे जब तक गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती। परमिशन भी गवर्नमेंट ये नहीं कह देती यस हमें लगता है कि ये पर्सन इन्वॉल्व हैं तो इनको इन केसेस के लिए ट्रायल करना चाहिए। गवर्नमेंट ये कब कहेगी? जब उनको लगता है दैट दे आर इन्वॉल्व and they were actually targeted and their acts were actually targeted against the state. कन्हैया कुमार के केस Yes, yes, कन्हैया कुमार का केस है, सेडिशन की जो केसेस आते हैं, या फिर नवजोत सिंह, नवजोत कौर 2005 पार्लियामेंट केस, इन सब केसेस में उनका भी आई थिंक सेडिशन के कारण है। जितने भी हम चैप्टर करेंगे 121 टू 129 और 130 जो सेक्शन है ये सारे स्टेट के अगेंस्ट है, चैप्टर 6 ऑफ आईपीसी। फिर इसमें कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस भी मेंशन के 153A, 153B, 295 रिलीजियस सेंटीमेंट्स, उनको हम पढ़ेंगे। बट अभी हम बेसिक कर रहे हैं कि इन ऑफेंसेस में सैंक्शन इसलिए जरूरी क्योंकि स्टेट पे इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा है। जस्ट क्योंकि कोई नेशनल इंटेग्रिटी के अगेंस्ट है तो कोई कंप्लेंट फाइल कर सकता है, लेकिन वहां पे डिटरमिन करना जरूरी है कि एक्चुअली में कोई इंटरेस्ट इफेक्ट हो भी रहा है या मेयरली हम ऐसी केस फाइल हो रही है, क्लियर है कि हमें सैंक्शन की जरूरत है। हाँ जी, जो ट्रेडिशनल रीजन के केस होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं,
या सक्सेसफुल होते हैं? वो हम 124 जो ए है आईपीसी की उसको स्टडी करेंगे तभी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहां पे अभी तो सेडिशन को भी खत्म करने की डिमांड हो रही है कि जो सेक्शन 124 ए है उसको खत्म कर देना चाहिए। तो इस स्टेज पे मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहूंगी, बट यस हम उसको सेपरेटली एक दिन जरूर डिस्कस करेंगे इन लेंथ, बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड 5 मिनट में आई कांट आंसर, बिकॉज हमें 124 को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। हाँ जी, हम बात कर रहे थे ऑफेंसेस इन स्टेट, वहां पे जो सेंक्शन है इट शुड बी अ वैलिड सेंक्शन। वैलिड मींस merely कि कोर्ट केस प्रोसीड हुआ है, इन्वेस्टिगेशन हुई है, डजंट मीन कोर्ट सिर्फ उस पे सॉरी जो गवर्नमेंट है वो उस पे साइन कर दे, नहीं, गवर्नमेंट दैट सैंक्शन शुड बी अ वैलिड सैंक्शन, इट मींस द गवर्नमेंट हैज अप्लाइड इट्स माइंड व्हाइल गिविंग दैट सैंक्शन। अप्लाइड इट्स माइंड मींस वो सारे एविडेंस देखेगी, अगर जो इन्वेस्टिगेशन की है कोर्ट पुलिस ने उसको देखेगी, जितना भी डॉक्यूमेंट या एविडेंस कलेक्ट हुआ है उन सब के बेसिस पे डिटरमिन करेगी क्या पर्टिकुलर पर्सन को किसी पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए ट्रायल करना चाहिए या नहीं। क्लियर है, किस ऑफेंस के लिए करना चाहिए, ये नहीं कह सकते कि फॉर एनी अदर ऑफेंस अ पर्सन कैन बी ट्राइड। ऐसा केसेस आए हैं जहां पे केस फॉल करते हैं कोटा के अंदर, अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर और आईपीसी के अंदर। गवर्नमेंट मेंशन कर देती है सैंक्शन देते हुए इसको कोटा के साथ साथ किसी भी अदर ऑफेंस के लिए ट्रायल किया जा सकता है। ऐसा वेग ऑर्डर पास नहीं कर सकते, इट शुड बी प्रिसाइज कि किस ऑफेंस के लिए किसको ट्रायल करना, इट शुड बी क्लियर। फिर सिचुएशन आती है, हमने अभी कहा कि जब एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए उसके लिए सफिशिएंट मटेरियल होना चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से क्या एजेंसी ने जो एविडेंस कलेक्ट की है उससे भी अभी गवर्नमेंट सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या कर सकती है, दोबारा इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है अंडर सबसेक्शन 3A गिवन है। जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होती कि पर्सन इज इन्वॉल्व वो सैंक्शन ग्रांट नहीं कर सकती। क्लियर है, क्लियर है। जो सैंक्शन है कुछ सीआरपीसी में नहीं बट स्पेसिफिक लॉज में टाइम बाउंड मैनर में देने की बात की है। टाइम बाउंड मैनर मींस 7 डेज 10 डेज ऐसे मेंशन किया हुआ है रूल्स में कि 7 या 10 डेज में सैंक्शन देनी। क्वेश्चन में रह जाता है कि जो सैंक्शन है अगर 7 या 10 डेज में नहीं दी जाती व्हाट विल बी द रिजल्ट। उसकी राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी को भी कवर करता है उसे बिना सैंक्शन के अंदर। ओके, देखिए तो जाता है। हाँ जी, इससे पहले क्या इस आंसर से पहले टू डिटरमिन टू नो इसकी क्या वैल्यू है, क्वेश्चन में रह सकता है कि कॉग्निजेंस की स्टेज पे हमें सैंक्शन चाहिए। इट मींस वी कैन कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन विदाउट परमिशन। इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, एफआईआर लॉन्च हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, बट कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता, उसके लिए परमिशन चाहिए। अगर कोर्ट में केस भी स्टार्ट हो गया विदाउट टेकिंग परमिशन और प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, लेटर स्टेज पे सैंक्शन ग्रांट कर दिए, क्या ये अलाउड होना चाहिए? The answer is no. The answer is no. Because section 196 का ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉल्सली इम्प्लीकेट ना हो जाए एंड टू डिटरमिन कि जिस ऑफेंस की हम ट्रायल कर रहे हैं ऑफेंस जो एक्चुअली उसके इफेक्ट है वो हुआ भी है या जस्ट ऐसे ही केस फाइल हुआ है। यस, क्या उनका ऑफेंस बनता भी है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिटरमिन करना। इट्स अ कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर ट्रायल ऑफ अ पर्सन इन ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, ये जो हमने प्रिस्क्राइब किया है। यस सर, ये मतलब सैंक्शन दिया नहीं है उस साइड पे लेटर स्टेज पे दे रहे हैं जाके, तो इसमें और जो टाइम पीरियड है लेट होगा। बात वही है कि केस कभी भी बिना सैंक्शन के ट्रायल हो ही नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे जो एक्यूज है उसके इंटरेस्ट इन्वॉल्व। क्लियर है, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसकी एक्सेप्शन नहीं है कि बिना सैंक्शन के केस ट्रायल हो जाए।
ये पॉसिबल ही नहीं है। एक केस जो हम अरुण जेटली का डिस्कस कर रहे थे, उस केस में आर्टिकल के बेसिस पे मैजिस्ट्रेट ने खुद ही कॉग्निजेंस लेके ट्रायल शुरू कर दिया। उसको चैलेंज किया गया कि आपने सैंक्शन तो ली नहीं, कॉग्निजेंस है पुलिस रिपोर्ट पे हो, कंप्लेंट पे हो या फिर सुमोटो, बट द थिंग दैट मैटर्स इज कि आपने प्रीवियस सैंक्शन ली होनी चाहिए, क्योंकि इट अफेक्ट्स द पर्सनल लिबर्टी ऑफ द पर्सन, क्योंकि वो जेल में रहता है। रेपुटेशन भी तो अफेक्ट होती है ना, हाँ जी, एक्यूज की रेपुटेशन भी तो affect yes reputation, but that is not the factor which is considered while formulating this provision. हमारा ऑब्जेक्टिव तो ये है कि फॉल्सली हम किसी को इन्वॉल्व ना कर दें इन केसेस में, बिकॉज इट हैज सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ पे ये जरूरी है कि हम सैंक्शन लें, इट शुड बी अ वैलिड सैंक्शन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ माइंड, इट शुड बी रिसीव्ड बिफोर कॉग्निजेंस, नॉट आफ्टर। इफ इट इज गिवन आफ्टर कॉग्निजेंस, उससे क्या हो जाएगा, प्रोसीडिंग्स विशिएट हो जाएगी। क्लियर है? अगर सैंक्शन कॉग्निजेंस के टाइम पे नहीं थी ये बात, अगर इरेगुलरिटी है या कोई एरर है, उस केस में क्योरेबल है, provided it does not affect the interest of justice, it does not result in failure of justice. But if there is an omission, means sanction ही नहीं आई है, then this omission can't be remedied by section 465. Section 465 में लिखा हुआ है, if there is any error or irregularity in previous sanction, then it is a curable irregularity, provided it does not affect the interest of justice. It does not result in failure of justice. बट वहां पे वर्ड ओमिशन नहीं है, वहां पे वर्ड ओमिशन नहीं है। इट मींस अगर कॉग्निजेंस की स्टेज पे प्रीवियस सैंक्शन ली नहीं है, ओमिट कर दिया स्टेज को, देन इट विल रिजल्ट इन विशिएटिंग द प्रोसीडिंग। जितनी भी प्रोसीडिंग है वो विशिएट हो जाए। और अगर बिना सैंक्शन के केस ट्रायल हो गया तो इस इश्यू को हम हायर स्टेज पे भी, इट मींस अपील में भी, हायर कोर्ट में भी इस इशू को कंटेंड कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे प्रोसीडिंग्स क्या हो जाएंगी, विशिएट हो जाएंगी। क्लियर है? हाँ क्लियर है। अखिल अब आप क्वेश्चन जो आपने एग्जांपल केस अपना मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ऑफ टू ले लिया, आर्टिकल डाला मैजिस्ट्रेट लॉ, उसमें मैजिस्ट्रेट एज अ पार्टी तो कर सकती है। तो वहां पे अगर वो ये कह रहे हैं मैं एज अ पार्टी, तो वहां पे तो कॉग्निजेंस अगर जैसा करो कि आप 190 सबसेक्शन 1C की बात कर रहे हैं। प्रीवियस सैंक्शन की बात कर रहे हो ना, कि प्रीवियस सैंक्शन की होता स्टेट का, बट उस केस में तो देखा जाए तो सैंक्शन कोर्ट का जो भी उसके खिलाफ वो आर्टिकल हाँ जी, जो पब्लिकेशन हुई है वो कोर्ट के खिलाफ होती है। नो वो जजमेंट्स के बेसिस पे जो कि हम देखते हैं, दिस इज नॉट अलाउड। क्या? क्योंकि जुडिशरी क्या है, इज अ स्टेट, स्टेट की ही एक ऑर्गन है। मैं वही कह रहा हूँ कि वो जो मैजिस्ट्रेट ने शुरू की है वो एज अ स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो स्टेट के पार्ट मान रहा है उसे। नो नो, यहाँ पे सेक्शन 196 हमने कहा मैंडेटरी नेचर है, आप उसको इस हिसाब से इंटरप्रेट नहीं कर सकते। यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड हु कैन गिव परमिशन, आप कह रहे हो मैजिस्ट्रेट स्टेट का ही पार्ट है तो वो खुद ही परमिशन ले सकता है या उसको परमिशन की जरूरत नहीं है। नो, दिस इज नॉट अलाउड। यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिफरेंट जगह पे है। लेकिन यहाँ पे जब सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने ये पावर किसी को दी होती है। अब ये नहीं है केस टू केस कि जब भी सैंक्शन की बात है एक पर्टिकुलर पर्सन को ऑथराइज किया होता है कि आप सैंक्शन ग्रांट करोगे, सिर्फ वही उसी की सैंक्शन अलाउड होगी। हाँ जी, इस केस में क्या होता है, प्रोसिक्यूशन जो है वो भी तो स्टेट का ही पार्ट माना जाता है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वो भी स्टेट मानते हैं, प्रोसिक्यूशन को भी स्टेट की एजेंसी मानते हैं। उस केस में अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने या प्रोसिक्यूशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने सैंक्शन दिए, दैट इज नॉट अ वैलिड सैंक्शन, इट मस्ट बी गिवन बाय द अथॉरिटी प्रिस्क्राइब्ड फॉर दैट पर्पस। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। फिर हमने क्या कि टाइम बाउंड मैनर में मींस कुछ जगह अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के अंदर हमारे पास एक एक्ट है जहाँ पे रूल्स बनाया हुआ विद रिगार्ड टू सेक्शन, वहां पे लिखा हो विद इन 7 डेज, विद इन 7 डेज आपने सैंक्शन ग्रांट करनी है। जब भी आपके पास एविडेंस आया है उसके 7 डेज के बाद आपको सैंक्शन ग्रांट करनी है। क्वेश्चन में राइट हुआ कि 7 डेज के बाद दी है तो क्या होगा, उसमें कोर्ट ने कहा
कि 7 डे जो जिसने सैंक्शन देनी थी is preoccupied with the other work, therefore he fails to give sanction on time, but इसे विशेष नहीं होनी चाहिए। कोर्ट कहती नो, हम प्रोविजन को डिटरमिन करते हैं कि उसका क्या ऑब्जेक्टिव है और वो किस चीज से डील करती है। यहाँ पे वो एक्यूज की बहुत इंपॉर्टेंट राइट से डील कर रही है और इसके हार्श कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो जब हार्श कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं किसी प्रोविजन के, चाहे वो प्रोसीजरल लॉ में है, चाहे वो प्रोसीजरल लॉ में है, हम उसको स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करते हैं। हम उसको स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करते हैं, इसलिए कोर्ट ने कहा हम यहाँ पे इसको स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करते हुए अगर टाइम और मैनर में आपने सेक्शन नहीं दी, इट विल रिजल्ट इन विशेटिंग द प्रोसीजर। तो आपको 7 दिन मेंशन किया तो 7 दिन में ही देंगे। Time is of the essence here. Yes, time is essential because it is a very harsh provision. It has harsh consequences, not harsh provision, harsh consequences है, इसलिए इसको स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करना मैंडेटरी। अगर कोर्ट ने अथॉरिटी ने केस आया कि सेडिशन के अंडर केस फाइल हुआ है अगेंस्ट अ पर्सन, वहां पे कोर्ट ने जो अथॉरिटी है सैंक्शनिंग अथॉरिटी, उसने ऑर्डर पास कर दिया, ठीक है हम सैंक्शन ग्रांट करते हैं, पर्सन को प्रोसिक्यूट किया जाए एंड वी ऑर्डर द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट द केस, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द ऑर्डर। जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उसने ऑर्डर पास केस का सेडिशन का एफआईआर लॉन्च हुई, प्रोसिक्यूशन ने अप्लाई किया टू द सैंक्शनिंग अथॉरिटी। सैंक्शनिंग अथॉरिटी ने कहा ओके मिस्टर ए कैन बी ट्राइड फॉर सेडिशन अंडर सेक्शन 124A एंड वी ऑर्डर द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इन दैट केस। डिस्कस क्या सैंक्शनिंग अथॉरिटी का जो ऑर्डर है वो वैलिड है या नहीं? सैंक्शन के पता है, बाकी काम तो जो जुडिशरी का पार्ट है वही करेंगे। तो मतलब वो ये ऑर्डर नहीं कर सकते कि इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा या कौन नहीं करेगा, उनको अपना कर सकती है। ऑर्डर वैलिड है। पुलिस के पास इन्वेस्टिगेटिव पावर होती है, कॉग्निजेंस से पहले ही वो दे दी गई है सैंक्शन, तो वो तो एक बस कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्डर है साथ में कि इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर तो वैसे भी होने ही वाली है इन्वेस्टिगेशन। ओके, एनीवन आपको कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया? आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया 196 का जो मैंने इतनी देर से समझाया? What sanctioning authority did in this case? They sanctioned the authority and they asked the investigating agencies to investigate the case. Without investigation, आपके पास evidence कहाँ से है to determine कि केस का ट्रायल होना चाहिए या नहीं? हमने स्टार्टिंग में ही किया, sanction should be a valid sanction. Valid sanction means sanctioning authority ने अपना judicial mind apply. जुडिशियल माइंड अप्लाई किया मींस उसने एविडेंस को डिटरमिन करने के बाद देखा कि ऑफेंस बनता है और ये पर्टिकुलर पर्सन इन्वॉल्व है उस केस में। जो अभी हमने फैक्ट डिस्कस किए हैं उस केस में तो अभी सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास कोई मटेरियल ही नहीं है, क्योंकि अभी वो केस इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ है। जब अगर इन्वेस्टिगेट हो भी गया और हमने कहा फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी कोर्ट अथॉरिटी कर सकती है, उस केस में भी कंप्लीट एविडेंस नहीं आया टू डिसाइड सैंक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर ना सैंक्शन प्रोवाइड करने के लिए फिर एब्सोल्युटली एस्टैब्लिश कर देना चाहिए कि प्राइमा फेशि जो एविडेंस हम कह रहे हैं सैंक्शनिंग अथॉरिटी डिटरमिन करेगी जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि प्राइमा फेशि एविडेंस में लगना चाहिए कि पर्सन इन्वॉल्व है और ऑफेंस बनता है। ये नहीं डिटरमिन करते हम उस स्टेज पे कि एविडेंस शुड बी सफिशिएंट टू कन्विक्ट अ पर्सन, वो हम ट्रायल स्टेज पे चेक करते हैं। इवन कॉग्निजेंस की स्टेज पे भी हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते मजिस्ट्रेट से कि जो पुलिस रिपोर्ट या कंप्लेंट के बाद एविडेंस आया उसके बेसिस पे वो क्या डिसाइड करे कि क्या सफिशिएंट मटेरियल है फॉर कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज या नहीं। वो सिर्फ इतना देखते हैं उस स्टेज पे भी कि जितना एविडेंस है उससे क्या हमें लगता है कि ऑफेंस हुआ है एंड जिसके अगेंस्ट हम इशू ऑफ प्रोसेस करें कि उसके अगेंस्ट
क्या वो प्राइमा फेशियली इन्वॉल्व है केस में या नहीं, इतने डिटर्मिन। तो फिर ना जैसे जो ऑर्डर था जिस क्वेश्चन में उन्होंने सैंक्शन प्रोवाइड कर दिया इन्वेस्टिगेशन को भी बोला तो वो तो वैलिड ही होना चाहिए। कैसे? एक तो सैंक्शन तो इन्होंने प्रोवाइड कर ही दिया है तो वो तो प्रीमा फेसी एविडेंस के बेसिस पे दे सकते हैं। प्राइमा फेशियल एविडेंस क्या है आपके पास? वो तो सैंक्शन अथॉरिटी को पता होगा, न्यूज़ में उन्होंने क्लिप देख लिया क्या बोला तो ऐसे नहीं, आप टूल किट का वाला केस ले लो, आप या कन्हैया कुमार का केस ले लो, जस्ट कन्हैया कुमार वाले केस में तो नाम उनकी स्पीच ही तो थी कॉलेज वाली, तो क्या उसके बेसिस पे हम कह देंगे कि वो इन्वॉल्व है? स्पीच में क्या था, स्पीच का क्लिप 2 सेकंड का दिखाने के बाद आप कह सकते हो कि वो सेडिशन के लिए चार्ज हो जाना चाहिए, अनलेस एंड अंटिल वी डिटरमिन स्पीच एंड किस पार्ट पे हुई है। उसमें अगर मैं आज ये कह रही हूँ कि कुछ पार्ट ऐसा है जो कि डेफामेटरी नेचर है, लेकिन एंड में मैंने उसको रिबट कर दिया है या कुछ चैलेंज कर दिया, मैं खुद ही कह रही हूँ गलत है, क्या उस स्पीच के उस पार्ट पे जहां पर मैंने डेफामेटरी वर्ड्स यूज किए थे, लेटर ऑन जब मैंने उसको रिबट कर दिया या कह दिया कि ये गलत था, तो उस पार्ट पे आप चार्ज क्या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना, यही मैं कह रही हूँ। टू डिसाइड कि व्हाट आर द ट्रू फैक्ट्स, इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। जब सैंक्शन से पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कंप्लीट फैक्ट्स तो होने चाहिए। जो फैक्ट्स हमने डिस्कस किए केस के, वहां पे तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास कोई कंप्लीट फैक्ट्स थे ही नहीं, क्योंकि उसी टाइम वो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेट द केस, इट मींस केस अभी इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ है, उनके पास रेलेवेंट मटेरियल नहीं है टू डिसाइड कि केस बनता भी है या नहीं। इसीलिए हमने कहा जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी का ऑर्डर है वो गलत। क्लियर है? इनवैलिड। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। इसके रिगार्डिंग केसेस भी हैं जिसको मैंने नोट्स में इंकलकेट किया है। द लास्ट केस वाज ऑफ केरला हाई कोर्ट 2019, जहां पे कोर्ट ने टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए इसको डिस्कस किया है, एंड सैंक्शनिंग अथॉरिटी को सैंक्शन देते टाइम क्या फैक्टर्स डिटरमिन करने चाहिए उसको डिस्कस किया। ये 2019 केरला हाई कोर्ट का केस है, इसको लिख लो। रुपेश ROOPESH रुपेश वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2019 केरला हाई कोर्ट। जितने फैक्टर्स मैंने अभी विद रिगार्ड टू सेक्शन 196 डिस्कस किए हैं, ऑल आर कवर्ड इन दिस नोट अलोंग विद केस नोट्स। क्लियर है? केस वाइज पॉइंट वाइज डिस्कस करना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना जरूरी है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो वो पूछो, वरना हम रिवीजन के साथ स्टार्ट करते हैं। रुपेश वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2019 केरला हाई कोर्ट 2019 केरला हाई कोर्ट। हाँ जी, प्रीवियस सैंक्शन क्या होती है, क्यों जरूरी है, इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो पूछो, वरना हम प्रोविजन के साथ स्टार्ट करें। नो डाउट? ओके मौली रीड करो। Section 196 prohibition for offences against the state and the criminal conspiracy to commit such offence. Subsection 1. No court shall take cognizance of A, any offence punishable under chapter 6 of or under section 153A, section 295A or subsection 1 of section 505 of IPC. हाँ जी, ये देखो सेक्शन चैप्टर 6 डील विद ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, जहाँ पे वेजिंग वॉर, सेडिशन वगैरह से डील करते हैं। हाँ जी, 159 डील विद एनिमिटी इन द क्लासेस, जब आप जो डिफरेंट क्लासेस है हमारे पास, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, उनमें भड़का रहे हैं उनको, दैट कवर्ड अंडर सेक्शन 153A। हाँ जी, हेट स्पीच वगैरह। 295A होता है रिलीजियस बिलीव्स को, अगर आप इंसल्ट कर रहे हैं रिलीजन को या रिलीजियस बिलीव्स के अगेंस्ट, तो 295 में। यहाँ पे स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंसेस है, ये जो पब्लिक पीस को हैम्पर करते हैं उन केसेस को कवर किया गया है 196 में। क्लियर? एंड 505 सबसेक्शन 1 डील्स विद म्यूटिनी, दैट इज जब आप लॉफुल अथॉरिटी के अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहे हैं,
वो कवर हुआ है 505 सबसेक्शन 1। हाँ जी, उसके बाद इन ऑफेंसेस, ये ऑफेंसेस कमिट हुए या फिर इनके रिगार्डिंग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है या अबेटमेंट। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या वहां कवर है सेक्शन 120A एंड 120B ऑफ आईपीसी, जहां पे हम कहते हैं 2 or more person makes an agreement to do illegal act और legal act by illegal means। वहां पे वो फुल चैप्टर है 120A एंड 120B। इट मींस हमने इन ऑफेंसेस की जो क्लॉज ए में है उनकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है या अबेटमेंट। अबेटमेंट की प्रोविजन कहां पे है 107 to 120 ऑफ आईपीसी। वहां पे अगर हम अबेटमेंट की प्रोविजन, अबेटमेंट के जिस फैक्टर से अबेटमेंट होती है, अगर हमने अबेटमेंट की है ऑफ ऑफेंसेस मेंशन्ड अंडर क्लॉज ए, तो उन सब केसेस में court shall not take cognizance except with the previous sanction of the central government or the state government as the case may। क्लियर है? क्लियर है? वहां पे प्रीवियस सैंक्शन की जरूरत है। इसको हमेशा हम रीड विद करते हैं सेक्शन 465, पूरे सेक्शन को, सेक्शन 196 को हम रीड विद करते हैं सेक्शन 465। अखिल रीड करो सेक्शन 465। Finding of sentence when irreversible by reason of error, omission, or irregularity. Clause 1. Subject to the provisions herein before containing no finding, sentence, or order passed by a court of competent jurisdiction shall be reversed or altered by a court of appeal. Confirmation or reason on account of any error, omission, or irregularity in the complaint, summons, warrant, proclamation, order, judgment, or other proceedings before or during trial, or in any inquiry or other proceedings under this code, or any error or हाँ जी, irregularity. अब अंडरलाइन करना शुरू करो और के बाद एनी एरर और इरेगुलरिटी इन एनी सैंक्शन फॉर द प्रोसिक्यूशन unless in the opinion of that court a failure of justice has in fact been occasioned thereby। यहाँ पे ये अंडरलाइन करने के बाद साइड पे लिख लो प्रीवियस सैंक्शन। ये सैंक्शन की बात हो रही है और यहाँ पे प्लीज अंडरलाइन करो या सर्कल कर लो वर्ड्स को एरर और इरेगुलरिटी, और ऊपर सबसेक्शन 1 की स्टार्टिंग में जो वर्ड है उसको अंडरलाइन करो, नो फाइंडिंग, सेंटेंस और ऑर्डर। उसके बाद अंडरलाइन करो शैल बी रिवर्स और ऑल्टर। मींस यहाँ पे अगर सैंक्शन में कोई एरर है, प्रॉपर्ली फ्रेम्ड नहीं है या कुछ इरेगुलरिटी है, वो तो हम कहेंगे क्यूरेबल इरेगुलरिटी है, उससे डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सेक्शन को ध्यान से अगर आप देखो, जो सेकंड पार्ट सैंक्शन से डील करता है वहां पर तो सिर्फ 2 ही वर्ड्स यूज हैं, एरर और इरेगुलरिटी। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है जो कंप्लेंट समन वगैरह से है, वहां पे 3 वर्ड यूज हैं, ओमिशन, एरर और इरेगुलरिटी। इट मींस लेजिस्लेचर ने डेलिबरेटली वर्ड ओमिट किया है या उसको डेलिबरेटली वहां पे यूज नहीं किया वर्ड ओमिशन। इन मींस प्रीवियस सैंक्शन के केस में अगर ओमिशन है, इट इज नॉट अ क्यूरेबल इरेगुलरिटी। उस केस में अगर ओमिट कर दिया, सैंक्शन ली नहीं है, उस केस में क्या हो जाएगा, जो प्रोसीडिंग्स है वो इनिशिएट हो जाएंगे। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है? कोई डाउट? हाँ जी, सबसेक्शन 1A रीड करो। No court shall take cognizance of A any offences punishable under section 153B or subsection 2 or subsection 3 of section 505 of IPC, or B a criminal conspiracy to commit such offences, except with the previous sanction of central government or of state government or of district magistrate। हाँ जी, यहाँ पे पहले लिखो 153, दैट इज नेशनल इंटीग्रेशन के अगेंस्ट अगर कोई ऑफेंस हुआ है, नेशनल ऑफेंस अगेंस्ट नेशनल इंटीग्रेशन इज कवर्ड अंडर सेक्शन 153B एंड सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 ऑफ 505 जो है
वो है ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक पीस। 505 का जो फर्स्ट पार्ट है वो सबसेक्शन 1 में कवर है। 505 का सबसेक्शन 2 एंड 3 जो है वो 1A में कवर है। ये पब्लिक पीस से एंगेज है। इन केसेस में किसकी सैंक्शन चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज यहाँ पे पब्लिक पीस के एंगेज भी हमने ऑफेंसेस की बात की है। उस केस में किसकी सैंक्शन चाहिए? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, क्योंकि जो लोकल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना किसकी पावर होती है? अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की। तो वहां पे हमें किसकी सैंक्शन की जरूरत होगी? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। क्लियर है? और यहाँ पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्लियर है? हाँ जी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 रीड करो। No court shall take cognizance of the offence of any criminal conspiracy punishable under section 120B of IPC, other than a criminal conspiracy to commit an offence punishable with death, imprisonment for life, or rigorous imprisonment for a term of 2 years or upwards, unless the state government or district magistrate has consented in writing to the initiation of the proceedings. Provided that where the criminal conspiracy is one to which the provisions of section 195 apply, no such consent shall be necessary. हाँ जी, सबसेक्शन 2 को अगर आप अकेला पढ़ो, सिर्फ सबसेक्शन 2 को पढ़ो, यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है? एनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पनिशेबल अंडर सेक्शन 120B। इट मींस, इससे क्या समझ आ रहा है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कोई भी ऑफेंस है उसमें स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन जरूरत पड़ेगी, कंसेंट की जरूरत पड़ेगी, अनलेस वो एक्सेप्शन में फॉल करे, जहाँ पे डेथ इन लाइफ इन प्रिजन में। बाकी सब केसेस में क्या पड़ेगी? सैंक्शन की जरूरत पड़ेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो ऑफेंस स्टेट के अगेंस्ट है या इंडिविजुअल के अगेंस्ट। ऐसा इसका मतलब नहीं है, ऐसा इसका मतलब नहीं है। इसको हम अंडरस्टैंड करने के लिए इसका हेडिंग रीड करो। मॉली रीड करो। Prosecution for offences against the state and for criminal conspiracy to commit such Criminal conspiracy to commit such offense। such offense क्या है यहाँ पे? Offense against the state। It means सबसेक्शन 2 को देख के तो ऐसा लगता है कि वहां पे सारे जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन की जरूरत है या कंसेंट की जरूरत है। बट इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सेक्शन 196 का हेडिंग पढ़ना पड़ेगा, जहां से हमें पता चलता है कि सबसेक्शन 2 में किन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज की बात की है जो अगेंस्ट द स्टेट है, जो ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट है। इट मींस सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 1A में जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कवर है उसकी बात कर रहा है सबसेक्शन 2। क्लियर है? क्लियर है? बैंक रॉबरी अगेंस्ट स्टेट बैंक रॉबरीज हाउ? एसबीआई हमने यहाँ पे ऑफेंसेस स्टेट अगेंस्ट जो किया है, रॉबरी, हम जस्ट बिकॉज वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ही है डजंट मीन इट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट का एम्बिट इन्होंने क्लियर किया हुआ है सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 1A में। जो यहाँ पर ऑफेंसेस मेंशन है उन्हीं की सेक्शन 196 बात कर रहा है, और कोई ऑफेंसेस की बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसेक्शन 2 में जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है वो किन ऑफेंसेस के रिगार्डिंग है? जो सेक्शन 1 और सबसेक्शन 1A में। तो क्लियर है? Remember that criminal conspiracy punishable with death, life imprisonment. वो कर रहे हैं। क्लियर है? हाँ जी, बट इसकी एक्सेप्शन दी हुई है सबसेक्शन 2 में। रीड करो। Other than a criminal conspiracy to commit an offence punishable with death, life imprisonment, or rigorous imprisonment for a term of 2 years or upwards, unless the state government or district magistrate has इसके प्रोवाइजर रीड करो। provided that where the criminal conspiracy is one to which the provisions of section 195 apply, no such consent shall be necessary. हाँ जी, इसमें लिखो अंडर सबसेक्शन 2, under subsection 2, the consent of state government or the district magistrate, the consent of
state government or district magistrate is necessary if the criminal conspiracy is for offenses, if the criminal conspiracy is of offenses mentioned under subsection 1 and 1A of section 196. क्लियर है? उन्हीं की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए हमें कंसेंट की जरूरत है. बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस such as first where the offense is punishable with prescribed under subsection 1 and 1A, where the offense prescribed under subsection 1 and 1A is punishable with death, life imprisonment or rigorous imprisonment for more than 2 years. क्लियर है? ये लाइन एक बार रीड कर लो खुद, अगर नहीं समझ आ रही तो मैं दोबारा करवाती हूँ. एक्सेप्शन 1 लिखवाई है मैंने. Where there is a criminal conspiracy for an offense mentioned under subsection 1 or 1A, and the offense is punishable with death, life imprisonment or rigorous imprisonment for more than 2 years. Means जो 1 और 1A में ऑफेंसेस है, अगर उनकी क्रिमिनल और उसकी पनिशमेंट कितनी है, डेथ है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या 2 साल से ज्यादा रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, और उन ऑफेंसेस की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गई है, उस टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जरूरत नहीं है. क्लियर है? सेकंड, द कॉन्स्पिरेसीज कवर्ड अंडर द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कवर्ड अंडर सेक्शन 195. सेकंड एक्सेप्शन क्या है? जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 195 में कवर्ड है, उनके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जरूरत नहीं है कंसेंट. क्लियर है? 195 हम कल करेंगे, देन यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि हमने क्यों एक्सक्लूड किया. क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है? सबसेक्शन 3 रीड करो. The central government or the state government may, before according sanction under subsection 1 or subsection 1A, and the district magistrate may, before according sanction under subsection 1A, and the state government or the district magistrate may, before giving consent under subsection 2, order a preliminary investigation by a police officer not being below the rank of inspector, in which case such police officer shall have the powers referred to in subsection 3 of section 1. हाँ जी, यहाँ पे सबसेक्शन 3 कहते हैं कि प्रीवियस सैंक्शन या कंसेंट देने से पहले अगर जो गवर्नमेंट है या कंसर्न्ड अथॉरिटी उसको लगता है कि अभी सफिशिएंट मटेरियल नहीं है टू डिसाइड कि सैंक्शन देनी चाहिए या नहीं, उस केस में वो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हैं. ये जो पावर है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने की, जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कर ली है इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद भी हम इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं. यहाँ पे सैंक्शन ग्रांट करने से पहले, क्योंकि जरूरी है कि सैंक्शनिंग अथॉरिटी सेटिस्फाइड हो जाए that there is ample evidence to grant sanction or consent. क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है? यहाँ पे एंड में लिखा हुआ है that जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, he has power given under section 155 subsection 2. हाँ जी, वहां पे पावर दी हुई है टू इन्वेस्टिगेट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस. वहां पे लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं ऑन द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, उनके पास वो सारी पावर्स हैं जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास होती है, एक्सेप्ट द पावर To investigate without the Power to arrest without warrant. to make an arrest without warrant. कॉग्निजेबल केस में
और नॉन कॉग्निजेबल केस की जो इन्वेस्टिगेशन है दोनों सेम तरीके से होती है, बस उनमें एक मेजर डिफरेंस ये है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो कर सकती है विदाउट वारंट, अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकती है। क्लियर है? तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया सेक्शन 155 सबसेक्शन 3 जो यही मेंशन करता है कि हम इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, जैसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की होती है, और इट मींस यहाँ पे कौन सी पावर नहीं, अरेस्ट की पावर नहीं। रीजन क्या है? तो यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस की पावर क्यों नहीं दी इन्वेस्टिगेशन करते टाइम, नॉन कॉग्निजेबल की क्यों कहा? इट मींस मेन क्वेश्चन है कि यहाँ पे अरेस्ट की पावर क्यों नहीं दी है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी? क्योंकि यहाँ पे जो हाँ जी। उनका एम्बिट है वो ये देखना है कि ऑफेंस हुआ है या नहीं, तो फिर उस वो बस इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड टू दिस थिंग। आप कुछ कह रहे हैं? वही पता ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ। क्योंकि इस स्टेज पे सैंक्शनिंग अथॉरिटी को खुद ही नहीं, खुद के पास मटेरियल नहीं है तो डिसाइड कि वो इन्वॉल्व है या नहीं है, वो भी इस चीज पे क्लियर नहीं है, तो वो इस स्टेज पे पुलिस पे को अलाउ नहीं कर सकती कि आप पर्सन को अरेस्ट करो जिसके अगेंस्ट हमारे पास सफिशिएंट मटेरियल ही नहीं है। इसीलिए वहां पे हमने सेम रूल अप्लाई किया जो हमने कल कौन से सेक्शन पे किया था, 202 सबसेक्शन 3 में, कि वहां पे भी पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती बिकॉज वहां पे सफिशिएंट मटेरियल नहीं है। सेम रूल यहाँ पे है कि सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास सफिशिएंट मटेरियल नहीं है, इसीलिए उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की है उस स्टेज पे जिसकी पर्सन के पास हमारे पास यही नहीं कि उसने ऑफेंस में इन्वॉल्व है या नहीं है, उसको हम अरेस्ट करने की पावर नहीं दे सकते टू पुलिस बाय डिटर्मिनिंग कि इन्वॉल्व था भी या नहीं। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। इसीलिए हमने यहाँ पे उसको सिर्फ किसकी पावर दी है, टू मेक एन इन्वेस्टिगेशन एज अ नॉन कॉग्निजेबल। क्लियर है? कल हम सेक्शन 195, 197, 198 एंड 199 कल हम कॉग्निजेंस का जो चैप्टर वो फिनिश करेंगे। क्लियर है? हाँ जी, ये नोट्स ले जाओ, इनको रीड करके आना, कोई डाउट होगा तो कल हम इसको डिस्कस करेंगे। बच्चे मैं आपको ग्रुप में डाल देती हूँ ये नोट्स।